हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज से हम लोग एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है दैट आईसीआई ने आपके अटेम्प्ट के लिए मतलब मई 22 और नवंबर 22 के एग्जाम के लिए जो एमसीक्यू की बुकलेट होती है वो इंट्रोड्यूस कर दी है। ठीक है, अब बिलीव मी, इससे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और इससे ज्यादा एग्जॉस्टिव और इससे ज्यादा कॉम्पिटिटिव डिफिकल्ट एमसीक्यू बुकलेट पूरे मार्केट में और कोई नहीं हो सकती है जितनी अच्छी एमसीक्यू की बुकलेट आईसीआई की होती है। अगर आप ये पूरी बुकलेट को एक बार अच्छे से करके चले जाओगे और अगर प्रेफरेबली समय मिले तो दो बार अगर करके चले जाते हो तो आपको मैक्सिमम एमसीक्यू की जो दिक्कत एग्जाम में आती है वो चली जाएगी। ठीक है, मैं पर्सनली तो ये रिकमेंड करूंगा कि जो आईसीआई के एमसीक्यू है आप वही करो, बस और कुछ मत करो। नहीं तो अदरवाइज आप पागलो जैसा इंडस्ट्री के अंदर हर एक प्रोफेसर इंक्लूडिंग मैं खुद, हम लोग 1200 1500 1800 एमसीक्यू भेजते रहते, एक स्टूडेंट वही सॉल्व करते रहता है। तुम इमेजिन करो 1200 1500 1800 2000 एमसीक्यूज, ये सब सिर्फ एक दौड़ है बस, जिसमें मैं भी लग गया हूं। ये सब चीजों का एक्चुअली में प्रैक्टिकल लाइफ में स्टूडेंट को कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। आप 1200 एमसीक्यूज 1500 एमसीक्यूज 2000 एमसीक्यूज करने में कितना समय बर्बाद करोगे ये भी कभी इमेजिन करो बेटा। आपका लगभग मतलब उतने समय में आप पूरा का पूरा डायरेक्ट टैक्स 3-4 बार रिवाइज कर सकते हो, उतना समय आपका सिर्फ एमसीक्यू देखने में चला जाएगा। और जो इतने सारे एमसीक्यूज होते हैं हमारी बुकलेट के अंदर, उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज बहुत ही बचकाने किस्म के होते हैं। वैसे एमसीक्यूज एग्जाम में कभी आने ही नहीं वाले। तो पूरे देश में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ऑल द स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री, मैं आप सबसे विनती करता हूं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सिर्फ आईसीआई का जो एमसीक्यू बुकलेट है उसको बेस बनाओ और उसी को लेकर आगे बढ़ो। दैट्स इट, खत्म हो गई बात। ठीक है, तो अब हम सर इसको कैसे सॉल्व करें मैं सब कुछ बता रहा हूं। ठीक है, लगभग 270 एमसीक्यूज हैं यहाँ पर, इंक्लूडिंग केस स्टडी बेस्ड सिनेरियो एमसीक्यूज, जिसमें केस स्टडी दी जाएगी और उस केस स्टडी के बेसिस पर आपको 4-5 एमसीक्यूज के आंसर्स देने पड़ेंगे बाय रीडिंग दैट केस स्टडी एंड बाय अप्लाइंग डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स लॉ। तो सर हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? सबसे पहले ये बुकलेट को करने के पहले आपका पूरा डायरेक्ट टैक्स पढ़ के हो जाना चाहिए, लेक्चर सुन के नहीं। लेक्चर सुनने के बाद पढ़ना भी होता है इंसान को, पूरा पढ़ के हो जाना चाहिए आपका डायरेक्ट टैक्स। साथ साथ में आपके सारे केस लॉज हो जाने चाहिए जो मैंने आपको केस लॉ की बुक में दिया था, जिसमें सारे के सारे आईसीआई के केस लॉस कवर्ड है, और उसके लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे लेक्चर भी डाला हो, थोड़ा पीछे जाकर आप देख सकते हो। तीसरी चीज, आपका जो क्वेश्चन बैंक है जिसमें आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जो आपका 70% पोर्शन है, 70 मार्क्स पोर्शन है सिलेबस में, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने वाले 4 5 6 8 मार्क्स 10 मार्क्स 14 मार्क्स के क्वेश्चन, वो क्वेश्चन बैंक आप पूरी तरीके से कंप्लीट कर लो। जब तक आप ये तीनों चीज कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आप एमसीक्यू की बुक पे मत आना, क्योंकि आपको फिर लगेगा आपका कुछ हुआ ही नहीं है पढ़ के। एमसीक्यू के अंदर आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, इसलिए आप पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ के रिवाइज कर लो। आप पूरा का पूरा केस लॉ की बुक अच्छे से देख लो लेक्चर के साथ, और साथ साथ में क्वेश्चन बैंक कम से कम एक बार सॉल्व करना, फिर ही यहां पर आना, नहीं तो यहां मत आना। अगर आप अपने आप पर बहुत भरोसा रखते हो कि सर मुझे तो सब एक बार लेक्चर सुना सब याद हो गया है, तो फिर अच्छी बात है। तो आप आज के आज इस केस लॉ की इस एमसीक्यू सिनेरियोस को जो भी मैं डिस्कस करने वाला हूं आपको बताने वाला हूं। अब इस सेशन में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं, ये सेशन स्टूडेंट से सबसे ज्यादा डिमांडिंग सेशन है, इसलिए मैं ये कर रहा हूं पहली बार, इससे पहले मैंने कभी नहीं किया था। अगर रिवीजन वीडियोस के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा डिमांडिंग कोई वीडियो स्टूडेंट ने डिमांड किया है तो वो ये है, सर क्या करने वाले हो? देखो आईसीआई ने तो अपनी तरफ से 270 280 एमसीक्यूज डाल दिए, बहुत अच्छे एमसीक्यूज है, कुछ कुछ तो ऐसा आउट ऑफ द वर्ल्ड माइंड ब्लो कर देंगे आपके, ऐसे एमसीक्यूज है। अब एक स्टूडेंट उस एमसीक्यू को लेकर बैठ रहा है, जब एमसीक्यू को सॉल्व कर रहा है तो एक आंसर आ गया, दूसरा आ गया, अब तीसरा आंसर आ ही नहीं रहा है। चारों ऑप्शन में से उसको आंसर ही नहीं पता चल रहा है कौन सा है। उसको कभी ए आ रहा है, कभी सी आ रहा है, कभी डी आ रहा है, पता नहीं चल रहा है सही आंसर कौन सा है। तो उस समय पे उसको मेरी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि मैं इस पूरे सेशन के अंदर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, मैं आप सभी से वादा करता हूं, और मैंने पहले भी किया था अपने बैच में, कि जैसे ही आईसीआई का एमसीक्यू बुकलेट आएगा मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें एक वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, मैं पार्ट्स में बनाऊंगा, जिसमें मैं हर एक एमसीक्यू की आपको रीजनिंग दूंगा कि इस एमसीक्यू का आंसर कैसे आया। अगर किसी एमसीक्यू का आंसर बी है तो इसका आंसर बी क्यों है, इनकम टैक्स के कौन से प्रोविजन को अप्लाई करके यह आंसर आ, मैं आपको हर एक एमसीक्यू का रीजनिंग दूंगा, हर एक एमसीक्यू। तो आपको ये कब देखना है, आपको ये कैसे देखना है मैं बता रहा हूं। आप वीडियो चालू करके शुरू मत हो जाओ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के। आप क्या करो, आप एमसीक्यू नंबर 1 पूरी पढ़ाई हो जाएगी, उसके बाद करना है ये सब कुछ। आप एमसीक्यू नंबर 1 बुक खोलो, अपने से सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया, आंसर चेक करो, आंसर चेक करो हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। अगर आंसर नहीं आ रहा है
तो आ जाओ मेरे एमसीक्यू की तरफ। सर हम एमसीक्यू ढूंढेंगे कौन सा? मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एमसीक्यू 1 इतने बजे शुरू होता है, एमसीक्यू 2 इतने बजे शुरू होता है, एमसीक्यू 3 इतने बजे शुरू होता है, एमसीक्यू 4 इतने बजे शुरू होता है, एमसीक्यू नंबर 25वां इतने, मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेलिंग डाल दूंगा, डोंट वरी। आपको पूरा का पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। जो एमसीक्यू आपको डिफिकल्ट लग रहा है उस पर क्लिक कर दो। से एमसीक्यू नंबर 20 तक तो आप पहुंच गए, 21 आपका बहुत समय बर्बाद कर रहा है, 21 पे क्लिक करो, आपको उसकी रीजनिंग में बता दूंगा। मैं यहां पर क्वेश्चन नहीं पढ़ने वाला हूं, मैं यहां पर कोई डिस्कशन नहीं करने वाला, मैं यहां पर डायरेक्टली आपको इसका आंसर बताऊंगा विथ रीजनिंग, कि इसका आंसर ये क्यों है विथ रीजनिंग। बस यही मेरा काम है बेटा, और कुछ नहीं है, ठीक है? यही सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरा यहां पर क्वेश्चन पढ़ना बेवकूफी है। आप बोलोगे सर क्वेश्चन वोश्चन क्या पढ़ते बैठ रहे हो, हमको क्या क्वेश्चन पढ़ने नहीं आता है? हम लोग क्वेश्चन खुद से पढ़ लेंगे सर। हम आप हमको ये बताओ कि इसकी रीजनिंग कैसे आई। तो जब आप ये वीडियो देख रहे हो आप मेरे साथ भी सॉल्व कर सकते हो। क्या करो, जैसे ही मैंने बोला कि अभी मैं पहले क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं, आप वीडियो पॉज कर दो, आप पहला क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो। सॉल्व करके हो गया, हो गया। अब अगर आपको खुद से आंसर आ गया, रीजनिंग समझ आ गई, तो छोड़ दो, आगे बढ़ो दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर रीजनिंग समझ नहीं आती है तो आ जाओ, एमसीक्यू नंबर 1 की रीजनिंग में आपको यहां से दे दूंगा ऑडियो में। पिछली बार मैंने उसको राइटिंग में दिया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला सर राइटिंग में मत, आप ऑडियो में बोल दो, आप वीडियो बना दो सर, ज्यादा बेटर रहेगा। तो इस बार मैं आपके लिए 280 के 200 एमसीक्यूज का वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ द फर्स्ट एमसीक्यू। और मेरे डिस्कशन करने के पहले ही आपको क्या करना होगा, आपको पॉज लेकर पहले खुद से डिस्कस कर लेना होगा कि इसमें क्या होगा, ठीक है? तो अब जरा ध्यान से देखते हैं यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर मिस्टर आकाश एक है जिसने क्या किया है, मिस्टर आकाश रनिंग मोटर कार ऑन हायर। वो बिजनेस करता है मोटर कार्स का, जो हायर पे चलाता है, मतलब वो गाड़ियां खरीदता है फिर उसको भाड़े पे चढ़ाता है, ठीक है? और मिस्टर विकास डेंटिस्ट है। अब दोनों ने 1 नवंबर 2019 को 5 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी। दोनों ने कभी 2019-20 में 5 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, और दोनों ने सेम टू डे पे पुट टू यूज कर दिया। अब उनकी मोटर व्हीकल के अंदर दूसरे भी डब्ल्यूडीवी के अंदर और भी मोटर व्हीकल है, 50 लाख रुपए उसकी डब्ल्यूडीवी थी ऑन 1 अप्रैल 2019, जैसे कि आप यहां देख सकते हो, ठीक है? ऑन 1 अप्रैल 2019 50 लाख रुपए की उसकी डब्ल्यूडीवी पड़ी हुई थी, ठीक है? अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बराबर से देखो। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ इनको कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा 22-23 में, कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा 22-23 में। अब खरीदा कभी था इन्होंने, 2 साल पहले खरीदा था। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर इसका सी है। सवाल ये नहीं उठ रहा है कि आंसर क्या है, वो तो आप पीछे देख के खुद पता लगा लोगे आंसर क्या है। सवाल ये कि ये आंसर सी आया कैसे, तो उसका मैं रीजनिंग देता हूं, ठीक है? ये पहला भाई है कौन? आकाश। ये दूसरा भाई है कौन? विकास। अब आकाश क्या करता है? बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन मोटर व्हीकल ऑन हायर, बराबर? अरे यस और नो? मोटर व्हीकल ऑन हायर, बराबर। सॉरी, ये पहला भाई है, सॉरी, ये आकाश ही है दोनों केस में। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है? ये आकाश का ये डेटा पूरा का पूरा आकाश का है। मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि आपके साथ अगर ये चाहे तो मैं ये पूरी की पूरी शीट बाद में शेयर भी कर सकता हूं। अब आकाश का जरा आप ध्यान से देखना, इसका पूरा का पूरा कैलकुलेशन कैसे चलेगा। अपने को आंसर क्या दिया गया क्वेश्चन के अंदर, ये आंसर है। अभी आंसर आया कैसे? अब आकाश की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितनी है? 50 लाख। तो 50 लाख पे कैसे डेप्रिसिएशन आएगा? पहले साल का 30%। सर कैसे 30%? बाय डिफॉल्ट मोटर व्हीकल का डेप्रिसिएशन 15% होता है, लेकिन इफ यू यूज दैट मोटर व्हीकल इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, तो आपको 15 के बदले 30% का डेप्रिसिएशन मिलता है। तो पहले साल इस ओपनिंग डब्ल्यूडीवी पे आकाश को 15 लाख मिलेगा, बच गया 35 लाख। दूसरे साल में आकाश को कितना मिलेगा? 10.5 लाख, 35 लाख का 15%। और तीसरा साल जो अपना साल है, कौन सा साल है? 22-23, उस साल में आकाश को कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा? 7,35,000। ये हो गया पुरानी मशीनरी पे, ठीक है? क्वेश्चन का ट्विस्ट पुरानी मशीनरी पे नहीं है, क्वेश्चन का ट्विस्ट नई मशीनरी पे। अब नई मशीनरी पे आकाश को क्या होने वाला है? अब आकाश ने देखो नई मशीनरी खरीदा कभी है? 5 लाख की खरीदा ऑन 1 नवंबर 2019। अब गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन लाया, याद करना, अगर आप 23 सितंबर 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच में मशीनरी खरीदते हो, अगर आप वो मोटर व्हीकल खरीदते हो 23 सितंबर 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच में अगर मोटर व्हीकल खरीदते हो, तो आपका जो भी नॉर्मल रेट है उस पे आपको 15% एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन मिलेगा। अब आकाश का नॉर्मल रेट कितना है? ऑलरेडी 30% है, तो आकाश को कितना मिलेगा? 45% डेप्रिसिएशन। लेकिन आकाश पहले साल में 45% डेप्रिसिएशन नहीं ले सकता है, क्योंकि उसने मशीनरी पहले साल में मोटर व्हीकल 180 दिन से कम यूज किया है, इसलिए उसको पहले साल में मैं जो डेप्रिसिएशन देने वाला हूं वो 22.5%। तो 5 लाख का 22.5% कम टू 1,11,500 रुपीज, वो मैंने यहां से लेस कर दिया। तो पहले साल का डब्ल्यूडीवी 3.875, दूसरे साल उसको पूरा 45% मिलेगा। तो दूसरे साल का 45% 3,87,500 डब्ल्यूडीवी है, उसका 45% विल कम टू 174,375। और तीसरे साल में उसको वापस से 45% डेप्रिसिएशन, जो मेरे लिए ईयर ऑफ रिलेवेंस है। तो इस साल में मुझे टोटल डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा बेटा? ये पुरानी मशीनरी पे, ये नई मशीनरी पे, दोनों का टोटल मारूंगा तो 38,906 आएगा। आई होप एवरीवन इज क्लियर। अब आरव का कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। आरव डेंटिस्ट है,
अगर आरव डेंटिस्ट है तो डेंटिस्ट को नॉर्मल मोटर व्हीकल पे कितना मिलता है? 30%, सॉरी 15%। और अगर उसने उस पीरियड के बीच में खरीदा है तो उसको कितना मिलेगा? 30%। उस हिसाब से उसका कैलकुलेशन करने का। आरव नहीं, दूसरा कौन है? विकास है, सॉरी विकास है। तो इस तरीके से अपने पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा। अभी 89 to 50 ऐसे ही आएगा, बस यहां पर आपको कितना लेना पड़ेगा? यहां पर तो ये सेम ही रहेगा, ठीक है। यहां पर सॉरी, यहां पर आपको कितना कैलकुलेशन करना पड़ेगा? यहां आपने 30% के हिसाब से किया था, तो आप विकास के लिए कितने परसेंट के हिसाब से करोगे? 15% के हिसाब से। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अरे पुरानी मशीनरी पे आकाश को कितना मिल रहा था? 30, तो विकास को कितना मिलेगा? 15। नई मशीनरी पे आकाश को कितना मिल रहा था? 45, तो विकास को कितना मिलेगा? 30, क्योंकि वो थोड़ी बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर में चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना पहला एमसीक्यू का आंसर खत्म होता है, ठीक है। दूसरे एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा एमसीक्यू क्या बोलता है? अभी आप पॉज कर सकते हो, खुद से पहले समझ सकते हो, फिर आ जाओ मेरी तरफ सोल्यूशन को जानने के लिए कि एग्जैक्टली इसका रीजनिंग क्या है, ठीक है। अब दूसरे एमसीक्यू में क्या बोला गया? मिस्टर आरव एक होलसेल ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। होलसेल ट्रेडिंग बिजनेस करता है वो, ठीक है। जरा ध्यान से सुनना, पे अटेंशन प्लीज ऑल ऑफ यू। होलसेल ट्रेडिंग बिजनेस। अब उसका 2 करोड़ का ग्रॉस रिसीट है, और जो मिस्टर विशाल है उसका 50 लाख रुपए का ग्रॉस रिसीट है, ठीक है। और मिस्टर विशाल लीगल प्रोफेशन में इन्वॉल्व है। तो अब ये जो पहला भाई है, मिस्टर भाई है कि नहीं वो नहीं पता, पहला बंदा जिसका 2 करोड़ टर्नओवर है उसके लिए 44 एडी एप्लीकेबल होगा। और दूसरा भाई जो है जो भाई है कि नहीं मुझे फिर से पता नहीं, मिस्टर विशाल, वो लीगल प्रोफेशन में, तो 44 एडीए में कवर हो जाए। अब 44 एडी में अगर आपका 2 करोड़ तक का टर्नओवर है तो आपको 8% या 6% के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा? डीम्ड इनकम। 6% कभी अगर आप ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक पैसा मंगवा लेते हो, ठीक है, और वो भी 4 मोड में पैसा मंगवाते हो। कौन से मोड में? अकाउंट पे, चेक, अकाउंट पे, ड्राफ्ट, ईसीएस या सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से पैसा मंगवा लेते हो तो 6%। बाकी बैलेंस पे आपको 8% के हिसाब से डीम्ड इनकम दिखाना पड़ेगा। 44 एडीए में कोई नाटक नहीं है। जितना भी टर्नओवर है, 50 लाख रुपए तक का टर्नओवर अगर है तो 44 एडीए का बेनिफिट मिलेगा, और जितना भी टर्नओवर है उसका 50% विल बी डीम प्रॉफिट। अब आरव के लिए 2 नाटक करना पड़ेगा। आरव के लिए चेक करना पड़ेगा 2 करोड़ कैसे आया, तो उसमें लिखा है 1.2 करोड़ तो ईसीएस से आया, तो चलो इस पे 6%। फिर अनदर 60 लाख भी ईसीएस से आया, वो भी ड्यू डेट के पहले आया, तो उस पे भी 6%। तो 1.8 करोड़ टोटल, उस पे 6% कम्स टू 10,80,000 रुपीज। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर। अब बचा हुआ पैसे पे आपको 8% के हिसाब से डीम्ड इनकम लेना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा 1.6 लाख। देयरफॉर मिस्टर आरव का डीम्ड इनकम विल बी 12,60,000 रुपीज, ठीक है। अब मिस्टर विशाल जो है उसका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 50 लाख का 50%, 25 लाख, मैटर क्लोज। देयरफॉर आंसर विल बी 1260 एंड 25 लाख, एंड देयरफॉर द आंसर वुड बी, this is not 1260, this is 1240, sorry, तो 80 plus 4 40, हाँ। Therefore the answer will be 1240 and how much? ये 25 लाख, तो 1240 की तरह क्या, चलो देखते हैं। ये आंसर डी आएगा इसका, ठीक है। आप चेक कर सकते हो सॉल्यूशन के अंदर। Is it clear to everyone? I hope it is clear to everyone. My objective is to tell you reasoning of each and everything. My objective is to save your time. आपको अगर सारे एमसीक्यूज की रीजनिंग नहीं जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करो, जिसका समझ में नहीं आता है क्लिक करके देख लो। मैटर क्लोज, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं मैं, मेरे को ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है आपका। मिस्टर विशाल एंड गुहा 2 लोग हैं। वो लोग अपनी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचते हैं 3 और 4 करोड़ रुपए में, ठीक है। बदले में क्या खरीदते हैं? कभी बेचते हैं? 25 महीने के बाद बेचते हैं, 25 मंथ्स के बाद। तो मतलब ये प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म हो गई, बराबर। अब इनका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 करोड़ और 1.75 करोड़। अब दोनों का कैलकुलेशन मैंने इधर किया है, ठीक है। आप क्वेश्चन तो आप पढ़ के रखे रहोगे मेरे हिसाब से। विशाल का सेल कंसिडरेशन 3 करोड़, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 करोड़, ठीक है। तो ये हो गया सेल कंसिडरेशन 2, नेट सेल कंसिडरेशन 2 करोड़। अब विशाल ने क्या किया है? अगर विशाल ने यहां पर क्या किया है, विशाल को जो गेन आ रहा है वो आ रहा है कितना? 2 करोड़। अगर आपका, अब सुन लो, ये अमेंडमेंट है 2020 का। अगर आप एक घर बेचते हो और बदले में 2 घर खरीदते हो, तो ये आपके लिए जिंदगी में एक बार ऑप्शन दिया है गवर्नमेंट ने, प्रोवाइडेड योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शुड बी अप टू 2 करोड़ रुपीज। एक घर बेच के 2 घर खरीद सकते हो, लेकिन वो कब खरीद सकते हो? 2 कंडीशन है। पहली बात तो ये सिर्फ लाइफ में 1 टाइम ऑप्शन है। दूसरा, एक बार ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया उसके बाद वापस नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, आपको जो कैपिटल गेन से वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मेरा विशाल के केस में दोनों कंडीशन फुलफिल होता है। अज्यूम करते हो लाइफ में 1 टाइम वो ऑप्शन लेना चाहता है, तो अब विशाल को गेन कितना हो रहा है? 2 करोड़ हो रहा है, और गुहा को गेन कितना हो रहा है? 2.25 करोड़। तो गुहा दो घर खरीद नहीं सकता है। 2 घर खरीदता है तो दोनों में से जो भी हायर है उसका बेनिफिट मिलेगा, दोनों को नहीं मिलेगा। विशाल को दोनों मिल सकता है, वंस इन अ लाइफ टाइम। तो विशाल ने दोनों घर का बेनिफिट ले लिया, 80 लाख और 70 लाख। आगरा का भी ले लिया, दिल्ली का भी ले लिया, दोनों का मिला के 1.5 करोड़ प्लस 54 ईसी में भी इन्होंने कुछ 30 प्लस 30 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन 54 ईसी में मैक्सिमम आपको 50 लाख का बेनिफिट मिलता है, उससे ज्यादा मिलता नहीं है। तो 60 लाख भी इन्वेस्ट करोगे तो मैक्सिमम आपको 50 लाख का बेनिफिट मिलेगा। तो ये भी 50 लाख ले लिया, इसका ये नील हो गया।
तो विशाल को 1 रुपए का भी कैपिटल गेन्स नहीं आने वाला है। अब गुहा के बारे में बात करते हैं। 4 करोड़ 1.75 उसका क्या है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब 2.25 करोड़ क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इसको 2 घर खरीदने का बेनिफिट नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज अप टू 2 करोड़ रुपीस। तो इसने दोनों में से जो हायर कॉस्ट है वो ले लिया। 80 लाख और 75 लाख में से हायर कॉस्ट वाला कौन सा, 80 लाख। तो 80 लाख का बेनिफिट ले लो, 75 लाख वाला भूल जाओ। प्लस इसको भी 54 इसी में दोनों घर का दो इन्वेस्टमेंट जो किया वो मिलेगा। इसका 95 लाख रुपीस का इसका क्या आ जाएगा, गेन आ जाएगा। एंड देयरफॉर द आंसर टू दिस इज सी। चेक कर लो। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ता हूं मैं, ठीक है। यहां पर मिस्टर हरी एक इंटीरियर डेकोरेटर है, बोलता है कि प्रॉफिट्स 40 फॉर एडीए में डिक्लेयर करता है। अगर कोई इंडिविजुअल प्रॉफिट्स 40 फॉर एडीए में डिक्लेयर करता है, इसका मतलब लास्ट ईयर का प्रोफेशन का ग्रॉस रिसीट इज लेस देन व्हाट। इन अर्लियर प्रीवियस ईयर भी बोला है, करंट ईयर में भी 40 फॉर एडीए में फॉलो कर रहा है, अर्लियर ईयर में भी 40 फॉर एडीए में फॉलो कर रहा है। मतलब उसका टर्नओवर जो भी है ग्रॉस रिसीट वो 50 लाख से कम है। अगर पिछले साल का टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट तेरा 50 लाख रुपए से कम है और तू प्रोफेशनल है, और अगर तू बिजनेसमैन है और पिछले साल का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से कम है, तो इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 194A, 194C, 194H, 194I और 194J एप्लीकेबल ही नहीं होता, क्योंकि इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए ये 5 सेक्शन सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से ज्यादा होगा, इसका कम है। तो अब ऑप्शन क्या बचता है, ऑप्शन बचता है 194M, ठीक है। अब क्या 194M में ये एसएससी आ सकता है कि नहीं आ सकता है, चलो देखते हैं, आराम से घाई नहीं करते, ठीक है, आराम से घाई नहीं करना। 194H नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है, पे अटेंशन प्लीज। क्या हो गया, इरेज मत हो, नहीं आ सकता है। 194C नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है। देखो एक तो ये कमीशन पे कर रहा है, उसके लिए 194H आ सकता था, लेकिन नहीं आ सकता है क्योंकि लास्ट ईयर का टर्नओवर 50 लाख से कम है। 194C भी नहीं आ सकता क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए दे रहा, नहीं आ सकता है क्योंकि लास्ट ईयर का टर्नओवर 50 लाख से कम। 194CH गया आउट ऑफ स्कोप। अच्छा, अब इसने 2 लोग को पेमेंट किया मेरे हिसाब से, चेक करते जरा एक बार। Mr. Hari is an interior decorator declaring profits under 40 for ADA in the previous year 21-22 and the earlier previous year. Mr. Hari has to pay brokerage of 10 lakhs to Mr. Lal and 50 lakhs to Mr. Sham. ठीक है, for the construction of residential house. Are TDS provisions attracted in the case in the hands of Mr. Hari in the above transaction? अब इसका आंसर क्या है सर? इसका आंसर है ए क्या है? No TDS provisions are attracted in the hands of Mr. Hari in respect of payment to Mr. Lal and Mr. Sham. क्यों सर? क्योंकि तुम्हारा जब मिस्टर लाल को तुम पे करते हो तो तुम्हारा एग्रीगेट पेमेंट 50 लाख क्रॉस होना चाहिए 194M में आने के लिए भी। देखो सी और एच में तो आ नहीं सकता है क्योंकि पिछले साल का टर्नओवर 50 लाख से कम। अब एम में आने के लिए तुम्हारा 50 लाख से ज्यादा का तुम्हारा पेमेंट होना चाहिए पूरे साल का, वो भी नहीं होता है। इस केस में 10 लाख से और इस केस में एग्जैक्टली 50 लाख है। 50 लाख के ऊपर 1 रुपया भी होता ना तो फिर इसमें भी तुम कवर हो सकते थे 194M में, लेकिन अभी दोनों केस में आप बच जाओगे तो आपको टीडीएस कहीं भी काटने की जरूरत नहीं है, चेक कर लो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, एक बाहर का सिटीजन है, बाहर का नेशनल है, फॉरेन नेशनल है, बाहर की कंपनी में काम करता है, इंडिया में आता है, ठीक है, इंडिया में कुछ दिनों के लिए आता है। तो गवर्नमेंट ने बोला इंडिया में अगर कुछ दिनों के लिए आएगा और कुछ कंडीशंस फुलफिल कर देगा तो सेक्शन 10(6) में तेरी रेम्यूनरेशन एग्जेम्प्ट हो जाएगी। किसकी, एम्प्लॉय की। अब यहां पर क्वेश्चन वही पूछा है कि कौन सा कंडीशन सेक्शन 10(6) में नहीं मेंशन है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन टू बी फुलफिल्ड टू क्लेम सच रेम्यूनरेशन। देखो अभी इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, सेक्शन 10(6) खोलो तो आपको दिख जाएगा कौन सा कंडीशन है कौन सा नहीं है। बाहर की कंपनी शुड नॉट बी एंगेज इन एनी ट्रेड और बिजनेस, ये कंडीशन है। बंदा जो एम्प्लॉय है वो इंडिया में 90 डेज से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, ये कंडीशन भी है। प्लस ये बाहर की कंपनी के हाथ में रेम्यूनरेशन शुड बी नॉट डिडक्टेबल, उसके हाथ में वो डिडक्शन के तौर पे मिलना नहीं चाहिए। तो ये ए, सी और डी, ये तीनों कंडीशन सेक्शन 10(6) में है। अगर एम्प्लॉय का रेम्यूनरेशन एग्जाम करना है तो ए, सी और डी फुलफिल करना पड़ेगा। तो कौन सा नहीं है, सिर्फ बी नहीं है रे, देयरफॉर द आंसर इज बी ओनली। चेक कर लो, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर क्या बोला गया है, मिस्टर राम वॉज बोर्न ऑन 1/4/1962। अगर वो बंदा 1/4/1962 में बॉर्न हुआ था ना तो 21-22 में वो सीनियर सिटीजन है, क्योंकि ये साल उसका हो गया 60 साल। 1962 या उससे पहले कोई 1/4/1962 या उससे पहले कोई बॉर्न हुआ है वो करंट फाइनेंशियल ईयर 21-22 में सीनियर सिटीजन है। अगर वो सीनियर सिटीजन है तो उसका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख है। अब उसको आईटीआर भरने की जरूरत है क्या नहीं है। देखो, ग्रॉस टोटल इनकम 2,90,000 है, उसके लिए तो भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन वो 10,000 रुपए का पर मंथ इलेक्ट्रिसिटी देता है। अगर वो 10,000 रुपए का पर मंथ इलेक्ट्रिसिटी देता है तो पूरे साल का 1 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएगा। और अगर प्रोविजन है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ या कोई भी बंदा कंपनी फर्म को छोड़ के 10,000 रुपए से ज्यादा का, या सॉरी 1 लाख रुपए से ज्यादा का पूरे साल में इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता है, उसको इंडिया में आईटीआर भरना पड़ेगा। चेक करो, तो इज राम रिक्वायर्ड टू फाइल आईटीआर फॉर AY 22-23? इफ सो एंड व्हाई?
तो आंसर इज सी. क्यों सी? बिकॉज राम इज रिक्वायर्ड टू फाइल आईटीआर बिकॉज हिज इलेक्ट्रिसिटी बिल पर मंथ एक्सीड्स 10,000 रुपीज, दैट इज इट इज एक्सीडिंग द लिमिट मेंशन इन द लॉ, दैट इज 1 लाख रुपीज पर ईयर. पूरे साल में वो 1,20,000 रुपीज का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरेगा. ये रीजन नहीं है, ये रीजन नहीं है, ये रीजन नहीं है. ठीक है, नो, राम इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल आईटीआर. ये क्या रीजन तो दे. Yes, Ram is required to file since the gross total income. No, no, gross total income उसकी एक्सीड नहीं होती, क्योंकि अब उसकी gross total income कितनी है, exemption limit कितनी है, 2,50,000 नहीं है, 3 लाख है. ठीक है. Yes, Ram is required to file return since he has incurred foreign travel expense exceeding 1 लाख रुपीज. नहीं, ये भी गलत रीजन है. ठीक है, गलत सही रीजन नहीं है. फॉरेन ट्रैवल के लिए गवर्नमेंट ने 2 लाख का लिमिट रखा है, 1 लाख का लिमिट नहीं रखा. ये चीज दिमाग रखना. ठीक है. फॉरेन ट्रैवल वाला भी, अगर आप फॉरेन ट्रैवल करते हो खुद के लिए या किसी और बंदे के लिए, तो उसके लिए भी आईटीआर भरना जरूरी है आपको. लेकिन 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा करोगे तो 1 लाख रुपए वालों के लिए नहीं है. ठीक है, चेक कर लो. नेक्स्ट, मिस्टर राजेश इज अग्रीड बाय एन ऑर्डर पास बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. कमिश्नर अगर सीआईडी ऑर्डर पास करेगा तो आप किधर जाओगे, अपील करने किधर जाओगे, वो पूछा है. और कितने दिन में जाओगे? बहुत सिंपल है. अगर सीआईडी कोई भी किस्म का ऑर्डर पास करता है इनकम टैक्स में, आप अपील करने कहा जाओगे, आईटैट जाओगे, और भी 60 डेज के अंदर आईटैट के पास जाना पड़ेगा. 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर टू यू. ठीक है, चेक कर लो. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. नेक्स्ट, दो इंडिविजुअल है, मिस अपर्णा, मिस डिम्पल, दोनों इंडियन सिटीजन है, लेकिन दोनों नॉन रेसिडेंट्स है. क्यों? क्योंकि बाहर ही रहते हैं. चेक करो, इंडिया में सिर्फ 60 डेज के लिए आते हैं, मतलब मैक्सिमम टाइम बाहर रहते हैं, इसलिए दोनों नॉन रेसिडेंट है. अब ये लोग क्या कर रहे हैं, एक नॉन रेसिडेंट दूसरे नॉन रेसिडेंट को इंडिया के बाहर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ट्रांसफर कर रहा है. तो अगर एक एनआर दूसरे एनआर को इंडिया के बाहर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ट्रांसफर करता है तो उस पर टैक्स नहीं लगता है. सेक्शन 47 में वो एग्जेम्प्ट है, इसलिए आंसर उसका आ जाएगा डी. चेक कर लो. तो यहां पर अपर्णा, डिंपल एक दूसरे को इंडिया के बाहर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ट्रांसफर कर रहे हैं, इंडिया के बाहर ही ट्रांसफर कर रहे हैं. ठीक है, उस पे कैपिटल गेन्स नहीं लगता है, सेक्शन 47 में एग्जेम्प्ट है. चेक कर लो. नाउ द नेक्स्ट वन इज अ गुड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. इसमें क्या हो रहा है, मिस्टर संजय एक सैलरीड इंडिविजुअल है और मिस्टर हरि भी एक रिटायर्ड पेंशनर है. ठीक है, मतलब दोनों भी बिजनेस और प्रोफेशन करते नहीं है, तो इन दोनों का लास्ट ईयर का टर्नओवर का कॉन्सेप्ट नहीं आता. ठीक है, तो इन लोगों के लिए 194H ये सब एप्लीकेबल नहीं है. 194C नहीं, H नहीं, I नहीं, J नहीं, A नहीं, क्योंकि ये दोनों इंडिविजुअल है और पिछले साल का टर्नओवर का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए पिछले साल का टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से ज्यादा होना चाहिए. लेकिन अगर वहां नहीं कवर होंगे तो क्या ये लोग 194M में कवर हो सकते हैं? कवर हो सकते हैं, प्रोवाइडेड द पेमेंट शुड एक्सीड 50 लाख रुपीस. अब संजय के केस में देखो, पेमेंट सिर्फ 40 लाख रुपए एक्सीड होता है, लेकिन हरि के केस में तीनों मिलाकर कितना होता है, 52 लाख हो जाता है या 53 लाख कुछ होता है. 25 लाख 15 + 12. देयरफॉर हरि विल डिडक्ट टीडीएस अंडर 194M, बट संजय विल नॉट डिडक्ट टीडीएस. मैं रीजनिंग आपको बता देता हूं फिर से. दोनों के लिए जो ट्रेडिशनल सेक्शन है 194C, 194H, I, J, ये तो एप्लीकेबल हो ही नहीं सकते, क्योंकि लास्ट ईयर का टर्नओवर का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि दोनों बिजनेस नहीं करते. जो बिजनेस करते हैं और जिसका टर्नओवर लास्ट ईयर में 1 करोड़ 50 लाख से ज्यादा, उनके लिए वो एप्लीकेबल है. तो अब दोनों को अपने को खींचना पड़ेगा, तो किधर खींचना पड़ेगा, 194M में. उसमें से संजय को नहीं खींच सकता मैं, क्योंकि संजय का 50 लाख साल का क्रॉस नहीं होता है, लेकिन हरि को खींच लूंगा मैं, क्योंकि हरि का 50 लाख क्रॉस हो जाता है. उस हिसाब से आंसर विल कम टू डी. चेक कर लो. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन. मिस्टर राजेश एंड ब्रजेश, ये दोनों ने कुछ LIC पॉलिसी वॉलिसी खरीदा था. एक ने 2012 के पहले खरीदा था और एक ने 2012 के बाद. अगर आपने 2012 तक खरीदा था तो आपको एग्जेम्पशन तब मिलेगा अगर आपका एनुअल प्रीमियम इज अप टू 20% ऑफ सम अश्योर्ड. अगर 2012 मार्च तक खरीदा था तो आपका एनुअल प्रीमियम शुड बी 20% ऑफ सम अश्योर्ड. अगर 2012 के बाद खरीदा था और 13 के पहले खरीदा था, मतलब उस भी एक साल में खरीदा था, तो आपका एनुअल प्रीमियम शुड बी अप टू 10% ऑफ सम अश्योर्ड. अब यहां पर क्या हो रहा है, राजेश ने कब खरीदा था पता है, राजेश ने 2012 को खरीदा था, 31 मार्च 2012 को खरीदा था. तो उसके लिए प्रीमियम का लिमिट क्या है, 20% ऑफ सम अश्योर्ड. अब सम अश्योर्ड कितना है, देखो क्वेश्चन के अंदर 10 लाख है, उसका प्रीमियम कितना है, उसका प्रीमियम है कुछ 1.1 लाख. तो 10 लाख का 1.1 लाख इज लेस देन 20%. तो मिस्टर राजेश को जो भी पैसा मिलेगा ना, वो एग्जेम्प्ट है, क्योंकि उसका प्रीमियम लिमिट के अंदर है. लेकिन मिस्टर ब्रिजेश ने कभी खरीदा, 1 अप्रैल 2012 को खरीदा. अब 2012 अप्रैल से लेकर मार्च 2013 के बीच में जिसने भी खरीदा ना, उसके लिए प्रीमियम का लिमिट इज 10%. तो अब उसके लिए 10% इज एक्सीडिंग ना, क्योंकि 10 लाख का 1.1 लाख इज मोर देन 10% ना, 11% होता है, तो उसके लिए टैक्सेबल होता है. तो ब्रिजेश को जो पैसा मिलेगा वो टैक्सेबल जाएगा. अब टैक्सेबल कैसे होगा, किधर होगा, क्या होगा, टीडीएस कौन से सेक्शन में कटेगा, तो 194DA सेक्शन में टीडीएस करता है. और नेट अमाउंट कितना परसेंट टीडीएस करता है, 5% टीडीएस करता है. जाकर चेक करना, वो भी नेट अमाउंट पे. नेट अमाउंट मतलब कंपनी तेरे को जो पैसा पे कर रही है माइनस तूने जो प्रीमियम दिया है. अब कंपनी तेरे को कितना पैसा पे कर रही है, 12 लाख रुपया. तूने कितना पैसा कंपनी को अभी तक दिया है,
2012 से लेकर 2021 तक, मतलब 9 साल का प्रीमियम दिया। मतलब कंपनी तेरे को इतना पैसा दे रही है, माइनस तूने कंपनी को 9 साल तक 1.1 लाख दिया है, तो जो भी डिफरेंशियल अमाउंट होगा उसके ऊपर तेरे को 5% टीडीएस कटने वाला है तेरा, एंड द आंसर विल कम टू 10,500 रुपीज। मैंने पूरा यहां पर एक्सप्लेनेशन दिया है कि राजेश के केस में काई को नहीं आएगा, क्योंकि राजेश के केस में द लिमिट इज 20% ऑफ सम अश्योर्ड, वो फुलफिल होता है। ब्रिजेश के केस में काई के लिए टैक्स होगा, क्योंकि उसके केस में लिमिट 10% है, वो फुलफिल नहीं होता है, क्योंकि उसका 1.1 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख कम्स टू 11%। इट डजंट कम टू 10% और लेसर देन दैट, इट इज मोर देन 10%। तो उसके केस में टैक्सेबल है, और टैक्सेबल होगा तो कैसे होगा, ऐसे टैक्सेबल होगा जैसे इधर है, एंड देयरफॉर द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल कम टू क्वेश्चन पॉइंट नंबर डी। चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो फॉरेन कंपनी है, एआईएनसी बीआईएनसी। एआईएनसी क्या करती है, फॉरेन कंपनी, नॉन रेसिडेंट है, शिप चलाती है, और बीआईएनसी क्या करती है, एयरक्राफ्ट चलाती है। अब शिप चलाने वाली कंपनी के लिए गवर्नमेंट ने बनाया है प्रेजम्पटिव इनकम 44B 7.5% विल बी डीम्ड इनकम, और बीआईएनसी एयरक्राफ्ट चलाने वाली नॉन रेसिडेंट कंपनी के लिए गवर्नमेंट ने बनाया 44BBA 5% ऑफ योर डीम्ड इनकम, ऑफ योर टर्नओवर विल बी योर डीम्ड इनकम। अब इसमें क्या कवर्ड है, अगर शिप इंडिया से छोड़कर जाती है या फ्लाइट इंडिया से छोड़कर जाती है तो वो कवर्ड है, प्लस अगर शिप बाहर किसी दूसरे देश में घूम रही है या बाहर से इंडिया आ रही है तो वो तब कवर्ड है जब पैसा इंडिया में रिसीव होगा। तो कान खोल के सुन लेना, शिप इंडिया से छोड़ के जाएगी या फ्लाइट इंडिया से छोड़ के जाएगी तो फिर पैसा कहीं पर भी मिले तो वो कवर्ड है। और अगर शिप और फ्लाइट बाहर के दो देशों से इंडिया में आ रही है या बाहर के दो देशों में घूम रही है लेकिन तब पैसा इंडिया में रिसीव हो रहा है तो कवर है। तो उसका जो भी पैसा मिलेगा उसका 7.5% और 5% डीम्ड इनकम। तो अब देखो, पहले केस में शिप इंडिया से छोड़ के जा रही है और फ्लाइट इंडिया से छोड़ के जा रही है तो ये कवर होगा। दूसरे केस में भी शिप इंडिया से छोड़ के जा रही है, फ्लाइट इंडिया से छोड़ के जा रही है, ये भी कवर होगा। तीसरे केस में शिप बाहर से, फ्लाइट बाहर से इंडिया आ रही है लेकिन पैसा इंडिया में रिसीव हो रहा है तो ये भी कवर हो जाएगा। अब चौथे केस में शिप भी बाहर से घूम रही है, फ्लाइट भी बाहर घूम रही है, ठीक है, शिप फ्रॉम पोर्ट इन कंट्री ए टू मुंबई, और पैसा भी बाहर मिल रहा है, शिप भी बाहर से आ रही है, फ्लाइट भी बाहर से आ रही है और पैसा भी बाहर मिल रहा है, तो ये कवर नहीं हो सकता है। Therefore, the answer is very simple. ये पहले तीनों का 7.5% डीम्ड इनकम फॉर ए, और ये दूसरे तीनों का 5% विल बी डीम्ड इनकम फॉर बी। सर नीचे एक्चुअल प्रॉफिट दिया, उसका क्या करने का, तेल लगाने गया। 44B और 44BBA में एक्चुअल प्रॉफिट का कोई हैसियत नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो इंपॉर्टेंस 44BBB में है या 44BB में है, जाकर चेक करना, मैंने बुक में लिखवाया अभी आपको। 44B और BBA में एक्चुअल प्रॉफिट का ऑप्शन है ही नहीं। हाँ, BB और BBA, सॉरी BB और ट्रिपल बी, वो जो एक्सप्लोरेशन ऑफ वाइन वाला सेक्शन है और एक सिविल कंस्ट्रक्शन टर्न की प्रोजेक्ट वाला, वहां पर गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आप लोअर प्रॉफिट डिक्लेयर करना चाहते हो तो डिक्लेयर करो, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करो, ऑडिट करो, लोअर प्रॉफिट डिक्लेयर करो। ये शिप और फ्लाइट वालों के लिए वो ऑप्शन नहीं है, चेक कर लेना, ठीक है, जाकर बुक के अंदर। मैंने बहुत बारीकी से एक एक चीज बोली आपको क्लास में। Now next question number 12 is also a very good question. कावेरी लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है और उसकी एसोसिएट एंटरप्राइज बाहर बैठी है, ठीक है। अब वो अपने एसोसिएट एंटरप्राइज को $2,200 में एक प्रोडक्ट बेचता है, जबकि अनरिलेटेड पार्टी को $2,500 में एक प्रोडक्ट बेचता है। तो अपने अनरिलेटेड पार्टी को महंगे में बेचता है, एसोसिएट एंटरप्राइज को सस्ते में बेचता है। एओ ने ये बात पकड़ लिया, एओ ने देखा कि हर एक यूनिट पे ये $300 सस्ते में बेच रहा है, एसोसिएट एंटिटी को टैक्स इवेट कर रहा है। तो एओ ने क्या किया, $300 पर प्रोडक्ट इंटू कितना प्रोडक्ट बेचा उसने, 500 पीस बेचा है, देखो, इंटू जो भी डॉलर का रेट है 92, उतना जो भी अमाउंट आता है वो एओ ने एड बैक कर दिया, ठीक है। तो अमाउंट कितना आता है, 138 लाख आता है, आप चेक कर लेना कैलकुलेशन करके। $300 पर प्रोडक्ट पर डिफरेंस है, इंटू 500 पीस, 500 प्रोडक्ट इंटू डॉलर का रेट 92 रुपीज, तो उस हिसाब से 138 लाख का डिफरेंस आता है, एओ ने एड बैक कर दिया। अब एओ ने जो एड बैक किया 138 लाख का, 138 लाख इज 1.38 करोड़, नाउ इट इज मोर देन 1 करोड़ रुपीज। इफ इट इज मोर देन 1 करोड़ रुपीस, ये तो प्राइमरी एडजस्टमेंट हो गया, और अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट हुआ तो इस पे सेकेंडरी एडजस्टमेंट भी होना चाहिए था, ठीक है। तो अब यहां पर वही सवाल उठ रहा है कि कितना अमाउंट इंटरेस्ट के तौर पे यहां पर एड बैक होएगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एओ ने कितना एड बैक किया, 138 लाख, दैट इज 1.38 करोड़। कब ऐड किया, 1 जुलाई 2021 को ऑर्डर पास करके। अब गवर्नमेंट ने बोला 1 जुलाई 2021 को अगर एओ ने 138 लाख ऐड किया और 90 डेज में अगर तू वो पैसा वापस इंडिया में मंगवा लेता है थ्रू एनी ऑफ द नॉन रेसिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज, इंडिया में पैसा वापस आ जाना चाहिए। अगर 90 डेज में पैसा वापस इंडिया में आ जाएगा तो तेरे को हम लोग बचा लेंगे, ठीक है। लेकिन पैसा इंडिया में नहीं आया, पूरा क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, पूरे साल पैसा इंडिया में आया ही नहीं है, और अगर पूरे साल पैसा इंडिया में आया ही नहीं है तो अब क्या होगा तुम खुद सोच लो। अब एओ लगाएगा आपके ऊपर इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कैसे लगाएगा आपको, 1 जुलाई से आप वो पीरियड काउंट करेगा 31 मार्च तक। 1 जुलाई से 31 मार्च तक कितने दिन होते हैं, अगर मैं काउंट करने बैठूं तो तेरा 273 डेज। 1 जुलाई को छोड़ दो, 2 जुलाई से काउंट करो, क्योंकि 1 जुलाई को ऑर्डर पास किया ना, तो 2 जुलाई से पीरियड चालू होगा। 2 जुलाई से 31 मार्च 273 डेज काउंट होते, डिवाइड बाय 365, अमाउंट कितना है 138 लाख। पीरियड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा, वो डिपेंड करता है द फॉरेन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इज डिनोमिनेटेड इन विच करेंसी।
If the international transaction is denominated in foreign currency, then it is LIBOR plus 3%. In my current question, the international transaction is denominated in foreign currency. Therefore, my rate of interest will be 10% LIBOR plus 3% rate of interest extra. Therefore, तो अमाउंट कितना आएगा 138 लाख का तुम्हारा प्राइमरी एडजस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 13%। 13 कैसा है LIBOR प्लस 3%, क्योंकि ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है, आईएनआर में नहीं। आईएनआर में होता तो फिर क्या लेते थे, एसबीआई का मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट प्लस 3.25%, 3.25%। लेकिन यहां पर इंटरनेशनल करेंसी है तो LIBOR लेना पड़ेगा इंटू 273 डिवाइड बाय 365। पीरियड कैसे काउंट किया सर आपने, 2 जुलाई से 31 मार्च। एंड देयरफॉर जो भी आंसर आएगा वही तुम्हारा आंसर है, और आंसर ये आएगा, चेक कर लेना, पॉइंट नंबर बी, यही आंसर आएगा, चेक कर लेना। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सारे एक्सप्लेनेशंस बहुत हेल्प कर रहे होंगे, और मैं इसको एकदम क्विक एंड शॉर्ट रखने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ज्यादा इलैबोरेट नहीं कर रहा हूं, जितना जरूरी है उतना ही बोल रहा हूं, आपका समय बचना चाहिए, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बता रहा है कि मिस्टर आकाश करके एक इंडिविजुअल है, उसने 80 लाख का 111 वाला एसटीसीजी कमाया, 70 लाख रुपए का एलटीसीजी कमाया 112 वाले का, और बिजनेस इनकम 90 लाख, उस पे कितना सरचार्ज लगेगा। अब अगर देखो तो इसकी टोटल इनकम 2 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अगर 2 करोड़ से ज्यादा कमाते हो तो आपको 25% सरचार्ज लगना चाहिए, क्योंकि अगर 70, 80 प्लस 90 ऐड करो तो 2 करोड़ के ऊपर जाएगा, तो 25% सरचार्ज जनरली लगना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया है ऐसे केस में जहां पर आपकी टोटल इनकम इंक्लूडिंग 111A, 112A and dividend income is greater than 2 crore and not covered in above case, then your entire income will be subject to surcharge of 15%। आप इसके लिए मैं देखो एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, आप सरचार्ज का चार्ट जाकर देखो, जहां पर सरचार्ज का चार्ट मैंने आपको बना के बताया था क्लास के अंदर, उसमें जो सबसे 5th वाला कैटेगरी आएगा ना, वो यहां पर फिट होएगा, चेक करना जाके 5th वाला कैटेगरी यहां पर फिट होएगा, जाकर चेक करना। ठीक है, 5th कैटेगरी, 5 कैटेगरी था टोटल, सबसे आखिरी और 5th कैटेगरी में जाकर देखना अपना ये केस पर्टिकुलर फॉल करेगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इन्वेस्टमेंट फंड है AIF कैटेगरी 1 कैटेगरी 2, उसने 2 इनकम कमाया, एक बिजनेस इनकम 5 करोड़ रुपया और एक कैपिटल लॉस कर दिया 3 करोड़ रुपया। ऑल सारे यूनिट होल्डर्स हैव होल्डिंग द यूनिट फॉर मोर देन 12 मंथ्स। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑल यूनिट होल्डर्स हैव यूनिट फॉर मोर देन 12 मंथ्स। अब सुनो जरा, AIF के अंदर क्या होता है पता है, मैं इन्वेस्टमेंट फंड हूं, आप इन्वेस्टर हो, जो भी बिजनेस इनकम मैं कमाऊंगा ना वो तो मेरे हाथ में ही टैक्सेबल होगी, इन्वेस्टर के हाथ में एग्जाम सेक्शन 10 के अंदर, बिजनेस इनकम मेरे हाथ में टैक्सेबल और बाकी सब इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल, मेरे हाथ में एग्जाम। सर लॉस का क्या होगा, अगर कैपिटल लॉस है, IFOS का लॉस है, HP का लॉस है, सुनो, तो वो इन्वेस्टमेंट फंड नहीं कैरी फॉरवर्ड कर सकता है अगर यूनिट होल्डर ने यूनिट्स 12 महीने से ज्यादा होल्ड किया है। अगर आपके पास 12 महीने से ज्यादा के लिए यूनिट होल्ड है ना, तो लॉस मुझे आपको देना पड़ेगा, बिजनेस लॉस नहीं, बिजनेस लॉस तो मैं ही, देखो बिजनेस इनकम मेरे हाथ में टैक्सेबल है तो बिजनेस लॉस भी मैं ही कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ करूंगा। मैं बाकी लॉस के बारे में बात कर रहा हूं, बाकी लॉस अगर यूनिट होल्डर 12 महीने से ज्यादा यूनिट होल्डर होल्ड करता है ना, तो यूनिट होल्डर को लॉस देना पड़ेगा, उनको एट्रीब्यूट करना पड़ेगा लॉस, और वो लोग ही कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ करेंगे। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है यूनिट होल्डर्स होल्ड द यूनिट फॉर मोर देन 12 मंथ्स, तो बिजनेस इनकम विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ फंड ओनली, बट लॉस क्योंकि यूनिट होल्डर 12 महीने से ज्यादा होल्ड कर रहे हैं, लॉस यूनिट होल्डर्स को एट्रीब्यूट करना पड़ेगा, चेक कर लो। आंसर इज पॉइंट नंबर डी। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है, 2 इंडियन कंपनीज है, एक लिस्टेड है, एक अनलिस्टेड है। अब दोनों कंपनी अपने शेयर से, अपने शेयर होल्डर से शेयर्स बायबैक कर रही है, एक लिस्टेड कंपनी शेयर होल्डर से शेयर्स बायबैक कर रही है और एक अनलिस्टेड कंपनी शेयर होल्डर से शेयर्स बायबैक कर रही है। जैसे इस एग्जांपल में A लिमिटेड लिस्टेड कंपनी वो अपने शेयर्स बायबैक कर रही है, B लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी वो अपने शेयर्स बायबैक कर रही है। टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, देखो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबके लिए 115 QA एप्लीकेबल होगा। कंपनी को टैक्स भरना पड़ेगा 23.296% और शेयर होल्डर के हाथ में वो पैसा एग्जेम्प्ट हो जाएगा 1034A के अंदर। ठीक है, यहां पर एग्जेम्प्ट कौन से सेक्शन में होगा वो लिखा नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूं। लिस्टेड शेयर्स भी खरीदेगी तो भी कंपनी टैक्स भर करेगी, अनलिस्टेड शेयर्स भी खरीदेगी तो भी कंपनी ही टैक्स भरेगी, दोनों केस में कंपनी को ही टैक्स भरना है, शेयर होल्डर्स के हाथ में पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है। चेक कर लो कौन से सेक्शन यहां पर रेलेवेंट है, 115 QA एंड 1034A। सर 23.296 कैसे आया, 20% टैक्स, 12% सरचार्ज एंड 4% सेस मिलाकर 23.296 कंपनी टैक्स भरेगी। दैट्स इट। देयरफॉर द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 15 इज A, रेस्ट ऑल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस आर इररिलेवेंट। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। यहां पर 2 लोग हैं, मिस्टर गणेश, मिस्टर राजेश। अब ये पैदा कभी हुआ, देखो गणेश पैदा हुआ है 1/7/1961, मतलब सीनियर सिटीजन 60 प्लस है। ठीक है, और राजेश पैदा हुआ है 1/4/1942, मतलब ये सुपर सीनियर सिटीजन है, जस्ट 80 साल का हुआ है ये साल में। ठीक है, देयरफॉर गणेश के लिए जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो क्या हो जाएगी, 3 लाख, और राजेश के लिए सुपर सीनियर सिटीजन होने के रीजन से उसको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 5 लाख आ जाएगी। अब सुनो, देखो दोनों ने क्या किया, दोनों ने ITR भरानी और दोनों का असेसमेंट 144 में हो।
अब गणेश का कितने पे असेसमेंट हुआ? 8 लाख पे, और राजेश का कितने पे हुआ? 5 लाख पे। ठीक है, तो ये पहले बंदे का 8 लाख पे असेसमेंट हुआ, दूसरे बंदे का 5 लाख पे असेसमेंट हुआ। ठीक है, अब इनको लगाना है पेनाल्टी। अब सवाल ये उठ रहा है कितनी पेनाल्टी लगाओ? तो देखो बहुत सिंपल है। अगर आपने पहले कभी रिटर्न भरानी है और आपकी पहली बार असेसमेंट कहां पर हो रहा है? 144 में, तो आपको अंडर रिपोर्टिंग इनकम जो होती है ना, वो कैसे आती है पता है? इनकम असेस्ड माइनस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अब गणेश का इनकम असेस्ड कितना है? 8 लाख। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितना है? बोलिए, 3 लाख। तो गणेश का अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी होगी? 5 लाख। अब उस पर टैक्स निकालना है, कैसे निकालोगे? टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, मतलब टैक्स ऑन गणेश का अंडर रिपोर्टेड इनकम दैट इज 5 लाख प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मतलब 3 लाख। मतलब इन शॉर्ट जितने पे इनकम असेस हुई उतने पे टैक्स निकालो। तो गणेश का 8 लाख पे टैक्स कितना आएगा? कैलकुलेशन मैं करूंगा तो गणेश का 8 लाख पे टैक्स आता है 70 to 800। बैठ के कैलकुलेट करना। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से 5 लाख तक आपको 5% देना है और 5 लाख के ऊपर आपको 20% देना है। तो आपको आ जाएगा 70 to 800। अब उस पर 50% पेनाल्टी मारोगे तो 36,400 आपकी पेनाल्टी आ जाएगी। ठीक है, अब राजेश के केस में उसकी असेस्ड इनकम कितनी है? 5 लाख है। अब उसका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी 5 लाख है, तो असेस राजेश को तो कोई टैक्स आने नहीं वाला। जब राजेश को कोई टैक्स आएगा ही नहीं तो राजेश को पेनाल्टी भी नहीं लग सकती। ठीक है, देयरफॉर गणेश को कितनी पेनाल्टी लगेगी? 36,400। और राजेश को क्या? राजेश को कुछ भी नहीं, नील। चेक कर लो, आंसर इज डी। Now next, this is also a very good question. There are two non-residents. One is XN company, another is YN company. और दोनों के दोनों किसी इंडियन कंसर्न और इंडियन गवर्नमेंट को क्या दे रहे हैं? कुछ सर्विसेज दे रहे हैं ऑफ टेक्निकल नेचर, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। नाउ द क्वेश्चन इज, एक्सन कंपनी डज नॉट हैव अ पी इन इंडिया। अगर एक्सन कंपनी का इंडिया में पी नहीं है और वो हमको कुछ टेक्निकल सर्विस दे रहा है, बदले में हमको एफटीएस पे कर रहे हैं, तो यहां पर 115A अप्लाई हो जाएगा। और वाईएन कंपनी का इंडिया में पी है और अगर वो अपने को टेक्निकल सर्विस दे रहा है, बदले में अपन उसको एफटीएस पे कर रहे हैं, तो उसके केस में यहां पर एप्लीकेबल होगा 44DA। अब एक्सन कंपनी की बात करते हैं। एक्सन कंपनी के केस में क्योंकि पी नहीं है, यहां पर डायरेक्टली 115A में जो भी वो रेवेन्यू कमाएगा उसका 10% उसको टैक्स लग जाएगा। तो 20 लाख का 10% विल कम टू 2 लाख, उस पर 4% सेस। और एक्सन कंपनी के केस में 2,08,000 का उसको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। कोई पीजीबीपी का डिडक्शन विडक्शन कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, अगर कोई लॉसेस वॉसेस होते हैं तो उसका सेट ऑफ करने उसको मिल जाता है, लेकिन पीजीबीपी का कोई भी डिडक्शन 28 to 43 उसको नहीं मिलने वाला। ठीक है, भूल जाओ। हाँ, अब 44DA की जब पारी आती है तो वहां पर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, एक्सेट्रा वो सब करना पड़ेगा। क्योंकि वाईएन कंपनी के केस में जो वो सर्विस दे रहा है उसके अंदर, इंडिया के अंदर उसका पीई है, तो अब उसको सारे डिडक्शंस मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उसका रेवेन्यू 20 लाख, उसमें से उसको कौन सा डिडक्शन मिलेगा ये चीज दिमाग में रखना। उसने 3.5 लाख रुपए का खर्चा किया है टू अर्न दिस एफटीएस, लेकिन गवर्नमेंट 44DA जाकर बराबर से पढ़ो, सारे खर्चे अलाउ नहीं करते, सिर्फ उतना ही खर्चा अलाउ करती है जो होल्ली एंड एक्सक्लूसिवली इंडियन ब्रांच के लिए किया गया है। तो ये बता, ये 3.5 लाख में से इंडियन ब्रांच के लिए कितना किया तूने? तो उसने बोला इंडियन ब्रांच के लिए मैंने 3 लाख किया, तो तेरे को 3 लाख का डिडक्शन यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो पूरा 3.5 लाख मत मांगना। उसके बाद उसने कुछ अपने हेड ऑफिस को पे किया है, तो क्या हेड ऑफिस को पेमेंट का डिडक्शन मिलता है? मिलता है। अगर वो रीइंबर्समेंट कर रहा है तो मिलेगा, लेकिन अगर वो रीइंबर्समेंट नहीं कर रहा है, डायरेक्ट हेड ऑफिस को दे रहा है, तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। यहां पर रीइंबर्समेंट नहीं है, क्योंकि यहां पर लिखा है अदरवाइज देन रीइंबर्समेंट। अगर रीइंबर्समेंट होता तो डिडक्शन मिल जाता, लेकिन ये रीइंबर्समेंट नहीं है, ये डायरेक्टली हेड ऑफिस को पेमेंट करता है, इसका डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। तो यहां पर डायरेक्टली 17 लाख के ऊपर, क्योंकि नॉन रेसिडेंट फर्म है, फर्म को 30% टैक्स लगता है, 17 लाख के ऊपर 31.2% टैक्स विल कम टू हाउ मच? 5,30,400, एंड देयरफॉर द आंसर विल कम टू 2,08,530,400, and therefore the answer is point number C. I hope it is clear to all of you. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, विच इज ऑन 94B, लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट। जबरदस्त प्रोविजन है जिसमें यह बोला गया है कि अगर आप इंडियन कंपनी हो या फॉरेन कंपनी का इंडियन पी हो, और अगर आप अपने एसोसिएटेड एंटिटी से लोन लेते हो, उनको इंटरेस्ट पे करते हो, या किसी थर्ड पार्टी से लोन लेते हो और एसोसिएट एंटिटी उनको गारंटी देता है, या किसी थर्ड पार्टी से लोन लेते हो और एसोसिएट एंटिटी उनमें मैचिंग अमाउंट डिपॉजिट करता है, तो ये तीनों के तीनों इंटरेस्ट लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट में कवर हो जाएंगे, और आपका इंटरेस्ट खर्चा हम डिसअलाउ कर देंगे टू द एक्सटेंट ऑफ सम अमाउंट। वो कितना अमाउंट है वो देखेंगे। ठीक है, तो अभी बोरो कौन कर रहा है? ए लिमिटेड इंडियन कंपनी। किससे बोरो कर रही है? बी से बोरो कर रही है, सी से बोरो कर रही है, डी से बोरो कर रही है, ई से बोरो कर रही है। अब बी तो ठहरा अपना एसोसिएट एंटरप्राइज, वो तो डायरेक्टली आ जाएगा। क्या सी का इंटरेस्ट भी आएगा? द आंसर इज यस, क्योंकि बी उसको गारंटी देता है। चेक करो, क्या डी का इंटरेस्ट आएगा? वो तो आएगा, क्योंकि वो तो एसोसिएट एंटरप्राइज है, वो तो डायरेक्टली कवर करना। क्या ई का भी आज आएगा? क्योंकि ई को देखो, डी क्या देता है? मैचिंग अमाउंट 15 करोड़ रुपए का देता है, और फिर वो 15 करोड़ रुपए का लोन अपने को देता है। इन शॉर्ट चारों इंटरेस्ट 94B में कवर हो जाएंगे। देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट विल कम टू 8 करोड़। अब 94B में डिसअलाउ कितना होता है, ये चीज याद रखो। 94B में जो डिसअलाउ होता है ना, वो होता है पॉइंट नंबर 1, इंटरेस्ट इन एक्सेस ऑफ 30% ऑफ एबिटा। अभी एबिटा कितना है? एबिटा इसका 10 करोड़ है, तो उसका 30% कितना आएगा? 3 करोड़। तो व्हाट इज द इंटरेस्ट इन एक्सेस ऑफ 3 करोड़? इंटरेस्ट इन टोटल इंटरेस्ट इन एक्सेस ऑफ 30% ऑफ एबिटा। नाउ व्हाट इज द इंटरेस्ट व्हिच इज इन एक्सेस ऑफ 30% ऑफ एबिटा? कितना आता है? 3 करोड़। उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना आता है? यहां कैलकुलेशन किया हो 5 करोड़।
टोटल इंटरेस्ट 8 करोड़ है। व्हाट इज द इंटरेस्ट इन एक्सेस ऑफ 30% ऑफ एबिटा? 5 करोड़। और पॉइंट नंबर बी, टोटल इंटरेस्ट पेड टू एसोसिएट एंटरप्राइज, दैट इज 8 करोड़। दोनों में से जो भी लोअर है, therefore the answer is going to come to what? D। चेक कर लो। अब इसमें एक और व्यू भी ले सकता हूं मैं, rather than taking total interest I can take interest paid to associate entity। मैंने आपको क्लास में बताया था अलग अलग व्यू है, इसमें दो अलग व्यू है जो इंस्टीट्यूट भी लेता है, तो उस हिसाब से आंसर चेंज होने के चांसेस है। ठीक है, ऐसे ऐसे आंसर्स, ऐसे क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट को अपने एमसीक्यूज में नहीं डालने चाहिए जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस है, जिसमें अलग अलग तरीके से आंसर निकाले जा सकते हैं। ऐसा मेहरबानी करके इंस्टीट्यूट के बोर्ड ऑफ स्टडीज से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, विनंती करता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यूज में मत डालो जहां डिफरेंस इन ओपिनियन होता है और दोनों ओपिनियन सही हो सकते हैं, प्लीज। नेक्स्ट, यहां पर दो कंपनीज, इंडियन कंपनीज है, एक एम लिमिटेड है, एक एन लिमिटेड है, एम और एन। अब एम और एन दोनों ने सेम काम किया, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशू किया। किसको? नॉन रेसिडेंट्स को रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशू किया। अब एम ने कभी इशू किया बताया? जैन 2019 में, और एन ने कभी इशू किया अप्रैल 2019। तो अब यहां पर सवाल पूछा जा रहा है कि कितना टीडीएस कटेगा। अब सुनो जरा, एम ने कभी इशू किया, ये बराबर से देखना, एम ने जैन 2019। अब एक प्रोविजन मैंने आपको पढ़ाया था, सेक्शन 10(4)(c) 115A के अंदर, 115A का जब हम लोग नॉन रेसिडेंट का टॉपिक देख रहे थे, उसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई अससी 17 सितंबर 2019 से 18 से लेकर 17 सितंबर 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 के बीच में अगर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स खरीदता है इंडियन कंपनी के, तो उसका इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है सेक्शन 10(4)(c) के अंदर। तो याद करो, तो ये जो जैन 2019 में खरीद रहा है ना, कौन? मिस्टर एन, जो एम जो इशू कर रहा है ना, इसके ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा क्योंकि ये इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है। हाँ, इसने कब खरीदा है, एन ने कब इशू किया है, एन ने अप्रैल 2019 में इशू किया है, तो इसके ऊपर टीडीएस कटेगा। 115A के अंदर टैक्स लगेगा, 194 LC में टीडीएस कटेगा, 5% प्लस 4% सेस, दैट इज 5.2% के हिसाब से। देयरफॉर एम के केस में नहीं टैक्स कटेगा क्योंकि वो इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है। जाकर 10(4)(c) चेक करना अपने नॉन रेसिडेंट के चैप्टर के अंदर, 115A के बाद लिखा था आपको क्लास के अंदर, टेक्स्ट बुक समरी दोनों बुक के अंदर वहीं पर होगा। बट अदरवाइज इट विल बी सब्जेक्ट टू व्हाट? 5% प्लस 4% सेस। देयरफॉर द आंसर टू दिस इज सी। एम के केस में मत काटो, एन के केस में 5.2% के हिसाब से काट दो क्योंकि वो उस पीरियड में इशू नहीं हो रहा है। वो बस 6-7 महीने के लिए गवर्नमेंट ने बोला था इस पीरियड में इशू करोगे तो एग्जेम्प्ट होगा, अदरवाइज टैक्सेबल। ठीक है, नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन ऑन रेंज कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। देखो कितना डाइवर्स है, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में नहीं जा रहा है। एक एनआर का क्वेश्चन है, तो एक बीजीपीपी का क्वेश्चन है, तो एक कैपिटल गेन्स का क्वेश्चन है, तो एक ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन है। एग्जाम में तो ऐसे ही आना है ना। बहुत ही जबरदस्त बुक बनाए इंस्टीट्यूट, बहुत जबरदस्त, और आपको इसी बुक को 2-3 बार अच्छे से करके चले जाना है, बस हो जाएगा, आपके सारे एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। सेम टू सेम नहीं आएंगे एग्जाम में, लेकिन आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, बस काफी उतना। ठीक है, नाउ ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें बोला गया, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल आर्म्स लेंथ प्राइस बी डिटरमाइंड बाय कंसीडरिंग मीडियन। अब मीडियन कब कंसीडर करते हो आप? चेक करो। मीडियन कंसीडर करने के लिए सबसे पहले आपके पास 6 या उससे ज्यादा डेटा होना चाहिए। अब 6 या उससे ज्यादा डेटा होने के बाद अगर आपका जो आर्म्स लेंथ प्राइस है वो 35th और 65th परसेंटाइल के रेंज के बाहर जाता है तो आप मीडियन यूज करते हो। याद करो, इफ इट गोज बियॉन्ड द रेंज तो आप मीडियन यूज करोगे। तो क्या यहां पर रेंज आपके पास 6 या उससे ज्यादा एंट्री भी होनी चाहिए, तो ये मेथड तो निकल गया। यहां पर 5 ही एंट्री है तो यहां पर मीडियन का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। यहां 6 है, यहां 6 है, यहां 6 है, 6 से ज्यादा है तो आपको पॉसिबल है कि आप मीडियन के कॉन्सेप्ट में जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका अगर रेंज में फॉल करेगा, अगर आपका 35th और 65th परसेंटाइल के रेंज में आर्म्स लेंथ प्राइस है तो फिर मीडियन में जाने की जरूरत नहीं है। ये दोनों केस में रेंज में भी है तो यहां पर मीडियन नहीं, तो बचा क्या? लास्ट वाला बस, दैट इज कॉस्ट प्लस मेथड एंड द आंसर इज ओनली 4। चेक कर लो। ठीक है, तो पता है ना आपको, सबसे पहले कम से कम 6 एंट्री लाना पड़ेगा मार्केट से ढूंढ के। 6 से कम होगा तो फिर तो अरिथमेटिक एवरेज लेने का, 6 या उससे ज्यादा सैंपल ढूंढ के लाओ मार्केट से। उसके बाद उसका पीएलआई निकालो, उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, फिर 35-65 परसेंटाइल लो। 35-65 परसेंटाइल के रेंज में आता है तो खत्म, अगर रेंज में नहीं आता तो फिर मीडियन लेने का। ठीक है, तो मीडियन लेने का कॉन्सेप्ट कहां पर आएगा? जब भी आप रेंज में नहीं आओगे और कम से कम 6 एंट्री भी होना चाहिए। तो पहले वाले को क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि वहां पर 5 ही एंट्री है, वहां तो अरिथमेटिकल मीन कॉन्सेप्ट आएगा, रेंज का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। दूसरे और तीसरे को क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि वहां पर भी आपको ऑलरेडी रेंज में आपका बैठ रहा है, यस बोल दिया, आपका रेंज में बैठ रहा है आर्म्स लेंथ प्राइस, तो फिर क्यों मीडियन करने का? लास्ट वाले केस में 6 से ज्यादा एंट्री भी और रेंज में बैठ भी नहीं रहा है, इसलिए आपको मीडियन करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप एवरीवन इज क्लियर। Now, which of the following order is not appealable before Commissioner of Income Tax appeal? This is a very simple question. I would directly like to tell you the answer. And the answer is, अगर AO ने कोई ऑर्डर पास किया on direction of DRP, dispute resolution panel के डायरेक्शन पे अगर कोई AO ऑर्डर पास करता है तो वो CIT अपील को अपील नहीं होता है, बल्कि वो डायरेक्ट ITAT को अपील होता है। चेक कर लो। Now the next question is with respect to the authority of income tax. The income tax authority, the powers which they have with respect to what? Collection of information.
The powers with respect to collection of information is given under section 133 of the Income Tax Act. अब यहां पर लिखा गया, यहाँ पर 4 पावर है, इसमें से बोला गया कौन कौन से पावर वो कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए है और कौन कौन से नहीं है। तो सबसे पहला वाला नहीं है। सबसे पहला वाला क्या बोला, इनकम टैक्स अथॉरिटी कैन एंटर द प्लेस ऑफ बिजनेस ओनली आफ्टर सनराइज बट बिफोर सनसेट। ये कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए कंडीशन नहीं है, ये सर्वे में कवर्ड है 133 में। कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन 133 में ये कंडीशन नहीं मेंशन है, ये सर्वे के लिए मेंशन है, ठीक है। सेकंड, हाँ वो लोग सिर्फ बिजनेस प्लेस पे आ सकते हैं और बिजनेस जगह पे आ सकते हैं, हाँ ये पावर 133 में लिखा गया, 133 में इट इज मेंशन। फिर ये 15 दिन या उससे ज्यादा के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंपाउंड करके लेके, ये कंडीशन भी नहीं है 133 में, ये कंडीशंस भी नहीं लिखा गया है। चौथा कंडीशन, क्या ये कंडीशन लिखा गया है? द आंसर इज यस। वो लोग वहां से बुक्स ऑफ अकाउंट ये सब लेके नहीं जा सकते, ये कंडीशन मेंशन है, चेक करो। तो क्या क्या कंडीशन मेंशन है? कंडीशन मेंशन है कि वो लोग सिर्फ बिजनेस जगह पे आ सकते हैं और बिजनेस आवर्स पे आ सकते हैं और बाकी दूसरे आवर्स पे नहीं आ सकते। सेकेंडली, दूसरा कंडीशन ये मेंशन है कि वहां से वो लोग कुछ भी उठा के लेके नहीं जा सकते। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो और लेके निकलो, बाकी और कुछ सामान वामान उठा के लेके जाते हो। प्लस क्या क्या कंडीशन मेंशन नहीं है? बिफोर सनराइज आफ्टर सनसेट, वो सब कंडीशन मेंशन नहीं है। प्लस इंपाउंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो सब कंडीशन भी मेंशन नहीं है 133 के अंदर। चेक कर लेना, आप बुक खोल के देखना पड़ेगा आपको एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक बंदा है मिस्टर बी, उसने 3 जगह पे इन्वेस्टमेंट करके रखा है। एक रीट में इन्वेस्टमेंट किया है, 10% यूनिट्स उसके पास है, मतलब जो भी रीट की इनकम होगी उसका 10% उसको मिलेगा। एक सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट में उसने 7.5% का इन्वेस्टमेंट करके रखा है और एक इन्वेस्टमेंट फंड जो AIF होता है उसमें 5% का उसने इन्वेस्टमेंट करके रखा है। अब आपको इन तीनों प्रोविजंस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, तो ये आप इसको समझ पाओगे ना, तो नहीं समझ पाओगे। तो देखो यहाँ पर मैंने इसलिए लिख दिया, इन्वेस्टमेंट फंड में उसका 5% स्टेक है, रीट में 10% और सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट में 7.5%। अब अपने को उसकी टैक्सेबल इनकम ढूंढनी है। किसकी? मिस्टर बी की टैक्सेबल इनकम ढूंढनी है। वही लिखा गया है कि मिस्टर बी की इनकम कितनी होगी, वो नीचे भाषण दिया गया, वो निकालो, ठीक है। तो अपन एक एक करके अपन सारी इनकम में से कितनी इनकम मिस्टर बी के हाथ में टैक्स होगी और कितनी रीट के हाथ में, फंड के हाथ में या सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के हाथ में। यहाँ पर 3 अलग इंस्टीट्यूशन है, एक रीट है, एक इन्वेस्टमेंट फंड है, एक सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट है। अब ये लोग जो भी कमाएंगे, कुछ इनकम से इसके हाथ में टैक्स होती है, कुछ इनकम इन्वेस्टर के हाथ में टैक्स होती है, उसके बारे में आपको क्लियर आइडिया होना चाहिए एक्जैक्टली प्रोविजन क्या बोलता है। देयरफॉर अगर रीट कुछ भी डायरेक्ट प्रॉपर्टी से, रीट ने अगर किसी प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया, उससे रेंट कमाया, तो वो इनकम रीट के हाथ में टैक्सेबल नहीं होती है, वो डायरेक्टली इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल होती है। तो रीट ने 10 लाख रुपया जो कमाया वो रीट के हाथ में टैक्सेबल नहीं है, बल्कि इन्वेस्टर के हाथ में। उसमें से मिस्टर बी कितना इन्वेस्टर है? मिस्टर बी इज अ 10% इन्वेस्टर, तो मिस्टर बी के हाथ में ये वाला 1 लाख रुपया टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप एवरीवन इज क्लियर। तो रेंटल इनकम रीट जो भी कमाएगा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से, वो रीट के हाथ में टैक्स नहीं होती, इन्वेस्टर के हाथ में टैक्स होती है। आई होप एवरीवन इज क्लियर, ठीक है। अब नीचे जा रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम एसपीवी, इसका भी सेम ट्रीटमेंट है। अगर रीट ने एसपीवी को लोन दिया है, एसपीवी से इंटरेस्ट कमाया, रीट के हाथ में एग्जेम्प्ट है, इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल, तो कितना टैक्सेबल? पूरा 8 लाख। लेकिन मिस्टर बी का 8 लाख नहीं है, मिस्टर बी का सिर्फ 10% है, तो 80,000 मिस्टर बी के हाथ में टैक्सेबल। तो ये और ये दोनों मिस्टर बी के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। तीसरा पहला कॉलम किस चीज के लिए? इन्वेस्टमेंट फंड। पीजीबीपी से इन्वेस्टमेंट फंड जो भी कमाएगा वो पीजीबीपी के हाथ में टैक्स, वो इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में ही टैक्सेबल होता है, इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता है। पीजीबीपी से अगर इन्वेस्टमेंट फंड कमाता है, पीजीबीपी से कमाता है, तो इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता है, फंड के हाथ में खुद टैक्सेबल हो जाता है। तो ये इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। यहां पर आ रहा हूं, यहां पर आराम से घाई नहीं करते। हाँ, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट से कुछ पीजीबीपी इनकम आती है। सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट की सारी इनकम एग्जेम्प्ट होती है 1023 डीए के अंदर। तो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट से जो भी पीजीबीपी इनकम इन्वेस्टर को मिल रही है वो इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल होगा। तो यहां पर कितना टैक्सेबल होगा? 6 लाख का 7.5%, क्योंकि उसका स्टेक 7.5% है, तो ये 45,000 भी उसको अपनी इनकम में लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट घाई नहीं करना जरा भी। अदर इनकम नॉट इन द नेचर ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के नेचर में नहीं है बल्कि किसी और नेचर में, ठीक है। अब क्या, ये कौन है? पहले कॉलम में इन्वेस्टमेंट फंड है। इन्वेस्टमेंट फंड ने अदर इनकम 2 लाख कमाया, तो इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में पीजीबीपी इनकम टैक्सेबल होती है, इन्वेस्टर के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाती है। बाकी सब इनकम फंड के हाथ में एग्जेम्प्ट होती है, इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल। तो ये 5 लाख इन्वेस्टर के हाथ में एग्जेम्प्ट है, फंड के हाथ में टैक्सेबल, और ये 2 लाख फंड के हाथ में एग्जेम्प्ट है, इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल है। और अगर इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल है तो मिस्टर ए के हाथ में भी टैक्सेबल हो जाएगी, सॉरी मिस्टर बी जो भी है। और मिस्टर बी कितना होल्ड कर रहा है इन्वेस्टमेंट फंड में? इन्वेस्टमेंट फंड में 5% होल्ड कर रहा है, तो 2 लाख का 5% 10,000 हो जाएगा। तो ये 10,000 को भी अपने को लेना पड़ेगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू इंपॉर्टेंट वन। सर ये 1 लाख क्या होगा? ये चीज याद रखना, रीट के हाथ में, बीच वाला कॉलम रीट के हाथ में जो भी अदर इनकम्स होती है, रेंट, इंटरेस्ट और डिविडेंड को छोड़ के बाकी जो भी इनकम है वो सब एमएमआर पे टैक्स होती है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के लिए भी अलग रेट है, वो एमएमआर पे टैक्स होती है। और क्योंकि रीट एमएमआर पे टैक्स भर देता है, जाकर चेक करना अपनी बुक के अंदर, तो इन्वेस्टर के हाथ में बाकी सब इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है। तो यहां पर लिखा है अदर इनकम्स नॉट इन द नेचर ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के नेचर में नहीं है, कुछ और इनकम। तो इस पे ये रीट के हाथ में टैक्सेबल है एट एमएमआर 42.744, इन्वेस्टर के हाथ में पूरा एग्जेम्प्ट, फुल्ली एग्जेम्प्ट। तो ये भी आपको टोटल इनकम में इन्वेस्टर की कंसिडर नहीं करना है। वन लास्ट थिंग, अगर इन्वेस्टमेंट फंड में लॉस होता है, पीजीबीपी लॉस छोड़कर बाकी सब लॉस होता है,
तो क्या होगा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बोला था, पीजीबीपी लॉस छोड़कर बाकी सब लॉस अगर यूनिट होल्डर 12 मंथ से ज्यादा होल्ड कर रहा है, जो यहां पर 15 मंथ के लिए होल्ड कर रहा है, अगर पीजीबीपी लॉस छोड़कर बाकी कोई भी हेड में लॉस होता है, एसपी में लॉस होता है, सीजी में लॉस होता है, और इन्वेस्टर 12 महीने से ज्यादा यूनिट होल्ड कर रहा है, तो इन्वेस्टर के हाथ में वो लॉस अपोर्शन होगा। तो यहां पर इसके हाथ में कितना लॉस अपोर्शन होगा, 5%, 12.5 लाख का 5% कितना होता है, 62,500 का लॉस इसको मिलेगा, किसको, इन्वेस्टर को। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये सब फालतू इनकम छोड़कर इन्वेस्टर ने 2,70,000 रुपए की एक और इनकम कमाई है। तो इन सब इनकम को अगर मैं ऐड करूं और 2,70,000 रुपए का लॉस उसमें से लेस करूं, मतलब 62,500 का लॉस लेस करूं, मतलब क्या क्या ऐड करूंगा, क्या क्या जो जो इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल है वो ऐड कर दूंगा। ये 1 लाख टैक्सेबल है, ये 80,000 टैक्सेबल है, ये 45,000 टैक्सेबल है, ये 5 लाख तो फंड के हाथ में टैक्सेबल है, इन्वेस्टर के नहीं, ये 1 लाख, ये 10,000 टैक्सेबल है, ये 10,000 तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, ये 62,500 का लॉस 2,70,000 से नॉक ऑफ हो जाएगा, ये इससे नॉक ऑफ हो जाएगा। ये सब करने के बाद आंसर आ जाएगा 440-500, आप चेक कर लेना, ठीक है, यू कैन चेक इट वंस इफ यू वांट। है क्या नहीं जबरदस्त डिस्कशन, ठीक है। इस सारी चीजों के लिए इसलिए मैंने शुरुआत में क्या बोला आपको, शुरुआत में क्या बोला मैंने एमसीक्यू के, कि भाई ये सब करने के पहले आप पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, क्वेश्चन बैंक कर लेना, केस लॉ की बुक कर लेना, फिर ही आना इधर। ज्यादा बहादुर मत बनो लाइफ में, ले हथियार के बगैर निकल गए मार्केट में और जंग लड़ने जा रहे हैं हम, कैसे, बिना हथियार के नहीं चलेगा, बिना हथियार के नहीं जीत पाओगे आप, ठीक है। पहले सब पढ़ के आओ, आपके हथियार है तभी जीत पाओगे। नेक्स्ट, मिस्टर महेश के घर पर कुछ मिला, क्या मिला, 2 गोल्ड चेन मिली 50-50 ग्राम की, 1,45,000 रुपया पर गोल्ड चेन का वैल्यू है। अब असेसिंग ऑफिसर इन पे टैक्स लगाना चाह रहा है 115 बीबी में, कितना टैक्स लगेगा। असेसिंग ऑफिसर ने पूछा ये कहां से आया, आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, यू आर नॉट गिविंग सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन, तो असेसिंग ऑफिसर अब उस पे आप पे टैक्स लगाएगा। कितना टैक्स, कितना टैक्स, 78% टैक्स लगता है, 60% टैक्स प्लस 25% सरचार्ज प्लस 4% सेस, तो इस पे अगर 78% टैक्स लगाओगे तो आंसर आ जाएगा 226,200 रुपीज, चेक कर लेना जाकर, 226,200 का टैक्स लग जाएगा आपके ऊपर, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, यहां पर क्या हो रहा है, मिस्टर सार्थक करके एक नॉन रेसिडेंट है, उनकी 65 इयर्स की एज है, ठीक है, और वो सिर्फ रेंटल इनकम कमाते हैं 40,000 रुपए का। अगर इनके जगह पर अगर ये रेजिडेंट होता ना, अगर रेजिडेंट होता और सीनियर सिटीजन होता और सिर्फ रेंटल इनकम कमाता ना, पीजीबीपी इनकम नहीं कमाता ना, तो इस पे एडवांस टैक्स नहीं लगता, उनको एग्जेम्पशन, वो एग्जेम्पशन सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए जो पीजीबीपी इनकम नहीं कमाते। लेकिन मिस्टर सार्थक क्योंकि नॉन रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है, इसके ऊपर एडवांस टैक्स लग सकता है, लेकिन फिर भी नहीं लगेगा इस केस में, क्योंकि एडवांस टैक्स लगाने के लिए एक और कंडीशन है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए और से ज्यादा होनी चाहिए, और इनकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए नहीं आने वाली है, चेक करो। Therefore, he is not liable to pay any kind of advance tax. चेक करो, I hope it is clear to all of you. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें क्या बोला गया, एक एफआईआई है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, वो एसटीसीजी कमा रहा है ऑफ फ्रॉम सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स। अगर एफआईआई के लिए कौन सा सेक्शन है पता है ना, चैप्टर ऑफ नॉन रेसिडेंट में 115 एडी, जिसमें बोला गया अगर एक एफआईआई अगर लिस्टेड शेयर्स बेचकर एसटीसीजी कमाता है तो 15% पे टैक्स होगा, और अगर वो इंटरेस्ट कमाता है कुछ बॉन्ड्स खरीद के, ठीक है, जो 190 पर एलडी में मेंशन्ड है, तो उस पर 5% टैक्स लगता है, जाकर चेक करना। इसके लिए आपको कौन सा सेक्शन देखना पड़ेगा, 11580, लिस्टेड शेयर्स एसटीसीजी 15%, तो ये जो भी आपका टैक्स है 50 लाख रुपीस की एसटीसीजी पे 15% टैक्स कितना लग जाएगा, 7.5 लाख, और 190 फॉर एलडी वाला जो इंटरेस्ट है, एलडी वाला, उस पे 5% आपको टैक्स लगेगा, तो उस पे जो भी आंसर आएगा वो आपका 75,000। ये दोनों का टोटल मारो, उस पे 4% मारो, तो दोनों का टोटल 8,25,000, उस पे 4% मारोगे तो 8,58,000 विल बी योर फाइनल आंसर एंड द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है दिस इज बेस्ड ऑन इक्वलाइजेशन लेवी। इक्वलाइजेशन लेवी, 2 इक्वलाइजेशन लेवी है, याद करो। एक 2016 में आया था जो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के लिए था, जहां पर 1 लाख से ज्यादा अगर आप पेमेंट करते हो एक्सेट्रा, फेसबुक जैसी कंपनी को जिसका इंडिया में पी नहीं है, तो आपको इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट भी करना पड़ेगा, पे भी करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा 2020 में आया था जिसमें बोला गया था कि एक इक्वलाइजेशन लेवी, एक कंपनी जिसका पूरे साल का टर्नओवर इंडिया से 2 करोड़ रुपया या उससे ज्यादा होगा, तो उसको इक्वलाइजेशन लेवी कलेक्ट करके भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना 2020 वाले पे डिपेंडेंट है, 2016 वाला इक्वलाइजेशन लेवी यहां पर नहीं कवर्ड है। 2016 वाला इक्वलाइजेशन लेवी सेक्शन 165 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2016 में कवर्ड था, और 2020 वाला इक्वलाइजेशन लेवी सेक्शन 165A ऑफ फाइनेंस एक्ट 2016 में कवर्ड है, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या चीज देखना है आपको, यहां पर 2 नॉन रेसिडेंट कंपनी है, एक एबीसी कंट्री ए की कंपनी है, पीक्यूआर कंट्री पी की कंपनी है, ठीक है। अब दोनों ऑनलाइन सेल करते हैं इंडिया के अंदर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब इसमें क्या क्या कवर होगा, अगर इंडिया के
रेजिडेंट्स को बेचते हैं तो वो कवर होगा। अगर इंडिया के रेजिडेंट्स को बेचते नहीं है बल्कि बाहर के लोगों को बेचते हैं, लेकिन इंडिया का आईपी एड्रेस यूज करके बेचते हैं, बराबर से सुनना, अगर इंडिया के रेजिडेंट्स को बेचते हैं तो कवर होगा, और अगर इंडिया के बाहर भी बेच रहे हैं, इंडिया के बाहर भी बेच रहे हैं लेकिन इंडिया का आईपी एड्रेस यूज करके बेच रहे हैं तो भी कवर होगा। ये दोनों चीज तो कवर होगी, लेकिन इन दोनों का टोटल अगर 2 करोड़ से कम है तो इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। इन दोनों का टोटल 2 करोड़ रुपए से ज्यादा भी होना चाहिए। देयरफॉर पहले वाले केस में देखो 138 लाख इसको दे रहा है, ये तो कवर ही होगा, ये तो कवर नहीं होने वाला है पूरा का पूरा, उसमें से 63 लाख। क्या दोनों का टोटल मिलाकर 2 करोड़ से ज्यादा होता है? द आंसर इज यस, दोनों का टोटल मिलाकर 2 करोड़ और 1 लाख होता है। तो ये पहले वाली कंपनी के केस में इक्वलाइजेशन लेवी लग जाएगा। दूसरे वाली कंपनी के केस में 126 लाख इंडिया के लोगों को बेच रहा है, हाँ ये इक्वलाइजेशन की लेवी के स्कोप में आ सकता है। 377 में से 73 लाख इंडिया में बेच रहा है, बाकी बैलेंस को आप इक्वलाइजेशन लेवी के स्कोप में नहीं ले सकते हो। दोनों का टोटल मारूंगा तो 199 करोड़ आता, 199 लाख से, वो करोड़ नहीं है सॉरी, 199 लाख से, तो एक्जैक्टली 1 करोड़ कम है 2 करोड़ से, तो इस केस में इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लग सकता है। देयरफॉर इन फर्स्ट कंपनीज केस इक्वलाइजेशन लेवी विल बी एप्लीकेबल, इन सेकंड कंपनीज केस इक्वलाइजेशन लेवी विल नॉट बी एप्लीकेबल। यू कैन चेक द आंसर इज सी। चलिए आगे बढ़ते टुवर्ड्स द नेक्स्ट एमसीक्यू। दिस इज अ वेरी सिंपल वन। एक पार्टनरशिप फर्म है, ट्रेडिंग बिजनेस करता है, 2 करोड़ के अंदर टर्नओवर है, तो 44 एडी एप्लीकेबल हो जाएगा। और 44 एडी एप्लीकेबल हो जाएगा तो मैंने आपको पहले भी बोला है, इसमें 6% वाला केस भी है और 8% वाला भी। अगर आप ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के पहले पैसा मंगवा लेते हो और अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ईसीएस या सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड जिसमें आरटीजीएस, एनएफटी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये सब कुछ आता है, उससे पैसा मंगवाओगे तो आपका 6%, अदरवाइज आपका 8% हो जाएगा। ठीक है, तो अब सुनो जरा, टोटल 1 करोड़ 10 लाख का टर्नओवर है इसका, पार्टनरशिप फर्म है, तो इसको मिल जाएगा क्या आपका 44 एडी का बेनिफिट। अब 70 लाख रुपया, 70 लाख रुपए में से 5 लाख रुपया ड्यू डेट के पहले मिला, हाँ बाकी सब भी पहले ही मिला, लेकिन 5 लाख रुपया भी 5 लाख थोड़ा सा लेट मिला लेकिन ड्यू डेट के पहले मिला, तो 70 लाख रुपए पे आपका 6% के हिसाब से डीम्ड इनकम। 10 लाख रुपए आपको कैश में मिला, इस पे 8% डीम्ड इनकम। 15 लाख रुपए आपको क्रॉस चेक पे मिला, उस पे भी 8%। सर क्रॉस चेक पे क्यों 8%? क्योंकि मैंने 3 बार चिल्ला के बोला अकाउंट पे ही चेक होना चाहिए, अकाउंट पे ही चेक, सिर्फ क्रॉस चेक नहीं चलेगा। मैंने क्लास में भी आपको बोला है क्रॉस चेक और अकाउंट पे ही चेक अलग चीज होती है। क्रॉस चेक को गवर्नमेंट बैरर चेक की तरह मानती है, बैरर चेक भी नहीं चलेगा, क्रॉस चेक भी नहीं चलेगा, अकाउंट पे ही क्रॉस चेक होना जरूरी है। ठीक है, तो इस पर भी आपका 8% और इस पर आपका 10%, तो इस हिसाब से आपका 70 + 10 80 लाख पे आपका 8%, 6% हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 4,80,000 और बच गया 30 लाख के ऊपर आपका 8%। जो भी आंसर आएगा दोनों का टोटल मारोगे तो आंसर आपको 7,20,000 आएगा, आप चेक कर लेना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। ये भी एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक नॉन रेसिडेंट है, वो इंडियन कंपनी के बॉन्ड्स खरीद रहा है, वो बॉन्ड सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। नॉन रेसिडेंट इंडियन कंपनी के बॉन्ड्स खरीद रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया, और उसने वो खरीदा है फॉरेन करेंसी में, तो यहां पर एप्लीकेबल हो जाएगा सेक्शन 115 AC। जो भी इंटरेस्ट कमाएगा उस पर उसको 10% टैक्स लगेगा प्लस 4% सेस, इसलिए यहां पर आ जाएगा 10.4% का टैक्स। देख लो आप लोग, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, नथिंग ग्रेट एज सच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें क्या बोला गया सर, जरा ध्यान से सुनना, इसमें क्या बोला गया। इसमें 2 कंपनीज है, एक एक्स लिमिटेड एक वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड क्या कर रही है, सुनो, एक्स लिमिटेड क्या करती है, प्रॉपर्टी खरीदती है और फिर बाद में उसको लेट आउट के लिए चढ़ा देती है, और लेट आउट करना उनका मेन ऑब्जेक्टिव है, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी लिखा है, और लेट आउट करके और कोई इनकम नहीं कमाती है। तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, इन केस ऑफ चेन्नई प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, अगर कोई कंपनी प्रॉपर्टी एक्वायर करके लेट आउट करती है और लेट आउट करना उनका ओनली सोर्स ऑफ इनकम है या सब्सटेंशियल सोर्स ऑफ इनकम है, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि लेट आउट करना उनका मेन ऑब्जेक्टिव है, तो उसकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी, रेंटल इनकम विल बी क्लासिफाइड अंडर बीजीबीपी। तो एक्स लिमिटेड की रेंटल इनकम विल बी क्लासिफाइड अंडर बीजीबीपी। अब एक दूसरी कंपनी है जो क्या करती है, जो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करती है और फिर बेचती है, कंस्ट्रक्ट करती है बेचती है, कंस्ट्रक्ट करती है बेचती है, और मेमोरेंडम में भी लिखा है हमारा ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करना है, बेचना है, और बीच में अगर कभी बिके नहीं तो हम लोग रेंट पे चढ़ा के थोड़ा बहुत रेंट कमा लेते हैं। तो वैसे केस में आपकी इनकम विल बी क्लासिफाइड अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर। ये सारी चीजें अभी तक देखो 30 MCQ है, एक भी इशू ऐसा नहीं होगा जो मैंने क्लास में डिस्कस नहीं किया, आप चेक कर सकते हो। सारे के सारे बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली अपन ने पढ़ा है, वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए पढ़ा है बेटा क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। अब यहां पर क्या हो रहा है, एक कंपनी है, उसके 2 यूनिट है, यूनिट पी और यूनिट क्यू। यूनिट पी जो है वो एक ऐसा बिजनेस करती है जो 35 AD में कवर्ड है, जैसे वेयरहाउसिंग ऑफ फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो यूनिट पी इज डूइंग अ बिजनेस व्हिच इज कवर्ड इन 35 AD, बट यूनिट क्यू इज डूइंग अ बिजनेस व्हिच इज नॉट कवर्ड इन 35 AD। अब यूनिट पी जो पहला यूनिट है वो 35 AD में बिजनेस है उसका, ठीक है, तो उसको डिडक्शंस मिलेंगे कितना, 100% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो उसने 2 बिल्डिंग खरीदा है, 70 लाख और 50 लाख की, ठीक है, आप देख सकते हो, तो उसको डिडक्शन मिलेगा।
लेकिन फिर गवर्नमेंट ने कंडीशन डाला है कि अगर आप एक बार 3580 में डिडक्शन क्लेम करोगे तो फिर 8 साल तक आप उसको नॉन स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हो। अगर 8 साल के अंदर अगर आपने उसको नॉन स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज किया तो 3580 सबसेक्शन 7B के हिसाब से आपको डीम्ड इनकम लग जाएगी। तो अब इसने क्या किया, इसने 1 साल बाद ही 2020 में बिल्डिंग खरीदा, 2022 में उसने वो बिल्डिंग को दूसरे यूनिट में ट्रांसफर कर दिया, चेक करो। तो अब उसको डीम्ड इनकम भरनी पड़ेगी। अब डीम्ड इनकम का फॉर्मूला क्या याद है आपको? मैंने आपको पूरा इलस्ट्रेशंस करवाया हूं क्लास के अंदर। दैट इज जितना भी बिल्डिंग का असेट का कॉस्ट था, दैट इज 70 लाख माइनस डेप्रीसिएशन। अगर वो डेप्रीसिएशन क्लेम करता था तो कितना होता था? तो 70 लाख बिल्डिंग का कॉस्ट है, माइनस डेप्रीसिएशन अगर वो क्लेम करता तो 7 लाख होता था एक साल का। 63 रुपीज उसका हो जाएगा डीम्ड इनकम अंडर 3580 सबसेक्शन 7B। और वही अमाउंट आगे जाकर यूनिट क्यू को क्या मिल जाएगा? एज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अंडर एक्सप्लेनेशन 13 टू सेक्शन 43(1) याद करो। तो जितना अमाउंट यहां पर डीम्ड इनकम, उतना ही अमाउंट वहां पर जाकर उसके हाथ में एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगा और फिर यूनिट क्यू उसको डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। यहां पर चेक कर लें, देयरफॉर द आंसर इज 63 lakhs वुड बी डीम्ड एज बिजनेस इनकम एंड इवन नाउ 63 lakhs विल बी कंसीडर्ड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग एंड देयरफॉर द आंसर इज 2 and 4। ठीक है, आई होप एवरीवन इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन प्रॉफिट लिंक डिडक्शन एंड इट इज मेनली ऑन सर्टेन केस लॉस। इसलिए मैंने आपको बोला ये बुकलेट देखने के पहले आपको टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन बैंक अच्छे से करना जरूरी है और केस लॉस भी सारे अच्छे से देखना जरूरी है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस केस लॉ पे टिके हुए, जैसे वो चेन्नई प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के ऊपर पूरा का पूरा केस लॉ पे वो पर्टिकुलर एमसीक्यू डिपेंडेंट था, वो हाउस प्रॉपर्टी वाला। ये वाला एमसीक्यू भी एक केस लॉ के ऊपर डिपेंडेंट है, स्वर्णगिरी इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा और 2-3 अलग अलग केस लॉ उस पर डिपेंडेंट है। तो आपको वो सब देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या है। स्वर्णगिरी है, जस्ट एन एग्जाम्पल मैंने लिया हूँ, एग्जैक्ट केस का नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो केस लॉ की बुक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, नाउ लिसन केयरफुली। यहां पर एसएससी 80IB में कवर्ड है जो प्रॉफिट लिंक डिडक्शन कमा रहा है। तो अब उसको कुछ चीजें मिली, जैसे ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिली गवर्नमेंट से, इंटरेस्ट सब्सिडी मिली गवर्नमेंट से और पावर सब्सिडी मिली गवर्नमेंट से। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट और कस्टम्स वालों से ड्यूटी ड्रॉबैक भी मिला। तो अब इसको क्या 80IB में इन चारों का डिडक्शन मिलेगा? तो गवर्नमेंट ने और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया है, जो तेरा ट्रांसपोर्ट सब्सिडी है, जो तेरा इंटरेस्ट सब्सिडी है, जो तेरा पावर सब्सिडी है, इट इज रिलेटेड टू बिजनेस, इट इज अ प्रॉफिट विच इज डिराइव फ्रॉम बिजनेस। Therefore, इंटरेस्ट सब्सिडी, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी और पावर सब्सिडी पे आपको 80IB का डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट से और कस्टम्स वालों से तुझे कस्टम ड्यूटी का रिफंड मिला है, दैट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड और इट इज नॉट समथिंग विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर प्रॉफिट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट। Therefore, उस पर आपको 80IB का डिडक्शन नहीं मिलेगा, चेक कर लेना। एंड therefore the answer to this question is पॉइंट नंबर C। ये सब पे आपको सब्सिडी का डिडक्शन मिलेगा, ठीक है, लेकिन ड्यूटी ड्रॉबैक पे आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट वन इज अगेन ए वेरी इंटेलिजेंट एंड अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर एक रीट है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, यहां पर उसके इन्वेस्टर है और यहां रीट पैसा कमा रहा है। आपको टैक्स इंप्लीकेशन बताना है, रीट के हाथ में भी इन्वेस्टर के हाथ में भी। सबसे पहला, अगर रीट प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम कमा रहा है तो रीट के हाथ में एग्जेम्प्ट है, इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल है और फिर आपको इन्वेस्टर का टीडीएस काटना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड, अगर रीट अपने स्पेशल पर्पस व्हीकल को लोन दे रही है, उधर से इंटरेस्ट कमाती है, रीट के हाथ में एग्जेम्प्ट है, इन्वेस्टर को पास ऑन करेगा तो टैक्सेबल है, टीडीएस काटना पड़ेगा। तो ये दोनों इनकम रीट के हाथ में एग्जेम्प्ट है, इसलिए मैंने एग्जेम्प्ट। इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल है तो टीडीएस काटो। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और फाइनेंस एक्ट 20 का अमेंडमेंट है, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम स्पेशल पर्पस व्हीकल, उसका क्या होगा? मेरे हाथ में हमेशा एग्जेम्प्ट रहेगा। इन्वेस्टर के हाथ में क्या होगा वो डिपेंड करता है स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या करती है। अगर स्पेशल पर्पस व्हीकल 115BAA फॉलो करती है, मतलब कंसेशनल राइट पे टैक्स भरती है, तो डिविडेंड इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर स्पेशल पर्पस व्हीकल 115BAA नहीं फॉलो करती है, मतलब नॉर्मल 30% पे टैक्स भरती है, तो इन्वेस्टर के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर लिखा है जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है वो 115BAA नहीं फॉलो कर रही है, मतलब वो नॉर्मल रेट पे टैक्स भर रही है, तो इन्वेस्टर के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो जो तीसरी इनकम है वो दोनों के हाथ में एग्जेम्प्ट। क्लियर है? हाँ, अगर वो 115BAA फॉलो करती है तो इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल करता है, रीट के हाथ में हमेशा एग्जेम्प्ट है डिविडेंड। स्पेशल पर्पस व्हीकल से जो भी डिविडेंड आएगा रीट के हाथ में एग्जेम्प्ट है। चौथा, अब रीट ने कुछ असेट बेचा, उससे कैपिटल गेन्स कमाया, रीट को टैक्स भरना पड़ेगा जो भी रेट होगा और इन्वेस्टर के हाथ में एग्जेम्प्ट है। तो ये मैंने पूरी कहानी आपको बता दी। तो रीट किस पे टैक्स भरेगा? सिर्फ चौथे वाले केस में भरेगा, इसलिए आंसर इज फोर्थ। Only income referred in 4 is taxable in the hands of REIT. Income referred in 1 and 2 is taxable in the hands of unit holders, right? 1 and 2, unit holder will pay tax, and third, nobody will pay tax. See, third exempt in the hands of both, correct? और फर्स्ट और सेकंड क्योंकि इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल है तो आपको टीडीएस भी काटना पड़ेगा, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड के केस में। चेक कर लो, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है।
नेक्स्ट इज अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड वेरी डेंजरस क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रस्ट है, उसको 80 लाख रुपीस का डोनेशन मिला। ठीक है, 12 AB में रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, उसको 80 लाख रुपीस का डोनेशन मिला। अब डोनेशन का ब्रेकअप देना, आउट ऑफ विच 10 लाख जो है वो कॉर्पस डोनेशन है। अब कॉर्पस डोनेशन के लिए गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट 21 में अमेंडमेंट लाया। अमेंडमेंट क्या लाया, सुनो जरा। कॉर्पस डोनेशन पहले एग्जाम्प्ट होता था, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला अभी भी एग्जाम्पशन मिलेगा, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन। आपको जैसे ही कॉर्पस डोनेशन मिलेगा ना, आपको उसे मोड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 11 सबसेक्शन 5 में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। से आपको 10 लाख रुपए का कॉर्पस डोनेशन मिला, पिछले साल तक फुल्ली एग्जाम्प्ट, लेकिन अभी ऐसे एग्जाम्पशन नहीं देंगे। जैसे मिलेगा वैसे आपको गवर्नमेंट ने जो स्पेसिफाई किया वो मोड में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर इन्वेस्ट करोगे तो कॉर्पस डोनेशन एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और अगर इन्वेस्ट नहीं करोगे तो टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पर लकीली उसने जो 10 लाख रुपया मिला ना, वो उसने इन्वेस्ट कर दिया, देखो, इन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, इसलिए उसका 10 लाख रुपया वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, वो टोटल डोनेशन में काउंट होगा, लेकिन उस पर टैक्स नहीं लगने वाला है। प्लस 20 लाख से एनोनिमस डोनेशन है, तो इसमें से अभी आप बोल सकते हो 80 लाख में से 60 लाख आपका नॉन डोनेशन है, उसमें से 60 में से 50 वॉलेंटरी और 10 कॉर्पस है, और जो 80 लाख में से 20 लाख से वो एनोनिमस डोनेशन। तो सबसे पहले मैं एनोनिमस डोनेशन की बात करता हूं, उस पर टैक्स कैसे लगता है। 115 बीबीसी के हिसाब से एनोनिमस डोनेशन पे टैक्स कैसे लगता है, 20 लाख। एक सेकंड, ये साफ हो गया। 20 लाख आपका एनोनिमस डोनेशन, उसमें से गवर्नमेंट आपको एग्जेम्पशन देती है। कितना है पता है, 5% ऑफ टोटल डोनेशन और 1 लाख रुपीज विच एवर इज हायर। 5% ऑफ टोटल डोनेशन ऑन 1 लाख रुपीज विच एवर इज हायर, दैट विल कम टू 4 लाख रुपीज। देयरफॉर ये 16 लाख रुपए आपका एनोनिमस डोनेशन टैक्सेबल है। इस पर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, और 16 लाख पे 30% क्या आता है आप काउंट कर लेना। ठीक है, जो भी अमाउंट आता है। ठीक है, अब सुनो, ये एनोनिमस डोनेशन का कैलकुलेशन हो गया। अब नॉर्मल डोनेशन में क्या आएगा, क्या ये 10 लाख आएगा? ये 10 लाख तो छोड़ दो, ये एग्जेम्प्ट है, क्योंकि आपने पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर दिया, वो 11(5) में मेंशन्ड है, मोड स्पेसिफाइड है गवर्नमेंट का, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब बच गया कितना, 50 लाख रुपए का वॉलंटरी डोनेशन। तो 50 लाख रुपए का वॉलंटरी डोनेशन तो आएगा ही, प्लस याद करो मैंने आपको बोला था जितना भी एनोनिमस डोनेशन एग्जेम्प्ट होता है ना, उतना आपको नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट में ऐड करना पड़ेगा, और उसमें से आप 15% का एग्जेम्पशन लेकर बाकी अप्लाई कर सकते हो। आई होप इट इज क्लियर टू यू। जितना इधर एग्जेम्प्ट होता है एनोनिमस डोनेशन, उतना नॉर्मल स्टेटमेंट में ऐड करो। नॉर्मल स्टेटमेंट में ऐड करके आपको 15% एग्जेम्पशन, 45,90,000, उसमें से 40 लाख रुपए आपने अप्लाई किया देखो ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट के लिए, वो लेस करो। वो लेस करने के बाद 5,90,000 पे स्लैब रेट अप्लाई करो। कैसे, 2,50,000 तक कुछ नहीं आएगा, 2,50,000 से 5 लाख तक 5%, दैट इज 12,500, और बचे हुए 90,000 पे आपको 20% अप्लाई करना पड़ेगा। ये सब कुछ करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा प्लस 4% सेस। कैसे आएगा सर, एक बार बता दो ना सर। अबे 16 लाख पे 30% कितना होता है, काउंट करते, 4.8 लाख आता है क्या? ये 4.8 लाख, ठीक है, और ये 5,90,000 पे कितना टैक्स आएगा तो खुद देख ले, 12,500, 5 लाख तक प्लस 90,000 पे 18,000, ये सब टोटल मार, और उस पर 4% सेस मार। 4,80,000 राइट से उठा, 12,500, 5 लाख तक का टैक्स, और बाकी 90,000 पे 20%, 18,000 टैक्स, तो 5,10,500 टैक्स है तेरा, प्लस 4% सेस मार उस पे, तो आ जाएगा 530,920। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। आगे बढ़ता हूं। एक एसएससी के घर वार पे सर्च वर्च हो गया, सर्च होने के बाद वहां पर से बहुत सारी चीज अनडिस्क्लोज इनकम मिली। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि भाई अगर अनडिस्क्लोज इनकम मिलती है और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप रिकॉर्ड नहीं करते हो तो आपको हमें ऑप्शन देते हैं भाई कि हमारा सर्च खत्म होने तक आपको क्या कर देना है, एक्सप्लेनेशन दे देना है कि ये पैसा कहां से आया, उसको रिकॉर्ड कर देना, उसका टैक्स और इंटरेस्ट भर देना, और समय पे आईटीआर भर देना, ये सब कुछ कर देना। अगर ये सब कुछ करोगे तो 30% टैक्स लगेगा, और इसमें से एक भी गलती की तो 60% ऑफ दी अनडिस्क्लोज इनकम आपकी पेनाल्टी लग जाएगी। तो टैक्स नहीं, सॉरी, पेनाल्टी। कौन सी सेक्शन में, 271 AAB, जो सर्च एंड सीजर के लिए स्पेशल प्रोविजन गवर्नमेंट ने बनाया है। क्या बोला है, सर्च के टाइम पे हमने कुछ पकड़ा, से मोबाइल फोन पकड़ा, तुम्हारे पास ये मोबाइल फोन है सर्च के टाइम, अब गवर्नमेंट आपसे पूछ रहे हैं मोबाइल फोन किधर से लाया, तो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है, तुम बोल रहे हो मैं रिकॉर्ड करने वाला था, तो बैंड बजाएगी गवर्नमेंट। अभी गवर्नमेंट बोलेगी रिकॉर्ड कर, हमारे सर्च खत्म होने तक रिकॉर्ड कर, इसका एक्सप्लेनेशन दे, स्टेटमेंट भर 132(4) में, टैक्स भर, इंटरेस्ट भर, जो भी हम ड्यू डेट बोलेंगे तब तक, और रिटर्न भी भर। अब एसएससी ने सब कुछ किया, रिटर्न भरना भूल गया, चेक करो, रिटर्न भी भरा, ही डज नॉट डिस्क्लोज सच इनकम इन द रिटर्न, और इनकम में वो रिटर्न में डिस्क्लोज नहीं किया, तो गया तो 30% ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम नहीं, तब देखो 60% ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम के हिसाब से पेनल्टी लगाएंगे, चेक करो। अगर ये डिस्क्लोज कर देता ना रिटर्न में समय के अंदर, तो हम 30% ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम लगा के तुझे छोड़ देते थे, माफ कर देते। जा, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 36 ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको AY 22-23 का ड्यू डेट ऑफ रिटर्न भरना है, आपने रिटर्न भरा 30 सितंबर को, उसके बाद गवर्नमेंट आपको स्क्रूटिनी नोटिस कब तक देगी, स्क्रूटिनी नोटिस देने का टाइम लिमिट क्या है, अमेंडमेंट आया है फाइनेंस एक्ट 21 में, पहले था 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न वाज फर्निश्ड, अभी है 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न वाज फर्निश्ड, तो 6 से 3 महीना कर दिया है। अब रिटर्न कब फर्निश हो रहा है,
22-23 फाइनेंशियल ईयर में रिटर्न फर्निश हो रहा है ना, ये डेट कब फर्निश हो रही है, 22-23 में फर्निश हो रही है। तो 22-23 के एंड से 3 महीना कब खत्म होगा, 30 जून 2023 तक आपको रिटर्न भर देना चाहिए, आपको स्क्रूटिनी नोटिस भेज देना चाहिए। सॉरी, स्क्रूटिनी नोटिस भेजने का टाइम लिमिट, तो ये बहुत ही ज्यादा चिंदी सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 36। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अभी ठीक है, ये यहां पर क्या है, एक नॉन रेसिडेंट शिपिंग कंपनी है, वो कुछ पैसा कमा रही है। इस पे हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया है, पहले के एमसीक्यूज में भी आया है। अगर एक नॉन रेसिडेंट शिपिंग कंपनी है, उसके लिए 44B एप्लीकेबल हो जाएगा, और अगर उसके लिए 44B एप्लीकेबल हो जाएगा, तो अगर शिप इंडिया छोड़कर जाती है तो वो पैसा तो इंडिया में टैक्सेबल होगा ही, लेकिन शिप बाहर से इंडिया आ रही है या बाहर घूम रही है, इंडिया छोड़ के नहीं जा रही है, बाहर से इंडिया आ रही है या इंडिया के बाहर घूम रही है, और पैसा इंडिया में रिसीव हो रहा है, तो भी इंडिया में टैक्सेबल होगा। कितना डीम्ड इनकम होगा, 5% ऑफ योर 7.5% ऑफ योर डीम्ड इनकम ऑफ योर रेवेन्यू। अब इसमें क्या डेमरेज और हैंडलिंग चार्जेस भी आ जाएंगे, तो आंसर इज यस, ऑल द डेमरेज एंड हैंडलिंग चार्जेस विल आल्सो बी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर इनकम। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या आ जाएगा, कोचिन पोर्ट से छूटी, 85 लाख रुपीस कमाया, 5 लाख कमाया, 2 लाख कमाया, क्या कोई डिडक्शन मिलेगा आपको एक्सपेंसेस का, नहीं मिलेगा। 44B के अंदर यू विल नॉट गेट एनी डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 28 to 43। जितने भी डिडक्शंस है ऑल आर डीम्ड टू बी अलाउड, आपको किसी का डिडक्शन नहीं मिलने वाला, माफ कर दो प्लीज। ठीक है, देयरफॉर आपकी ग्रॉस रिसीट क्या हो जाएगी, 85 लाख प्लस 5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 50 लाख रुपीज यू हैव रिसीव्ड इन इंडिया। भले बाहर से शिप आ रही है तो क्या हुआ, लेकिन पैसा तो इंडिया में रिसीव हुआ, उस पर भी टैक्स लगेगा। तो 142 लाख का आपको क्या करना पड़ेगा, 7.5%, विच कम्स टू 10,65,000। और क्योंकि एक फॉरेन कंपनी है, उसके ऊपर आपको 40% प्लस 4% सेस का टैक्स देना पड़ेगा, दैट इज 41.6% का टैक्स देना पड़ेगा, विच इज 4,43,040, एंड द आंसर इज दिस वन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 38। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, जरा गौर से सुनना। इंडिया का एक सिटीजन है मिस्टर गणेश, जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने बोला नॉन रेसिडेंट है, वो रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से नॉन रेसिडेंट है, लेकिन सिटीजन अपने देश का है। तो इस मिस्टर गणेश को गवर्नमेंट ने क्या बोला पता है, कि भाई तू बाहर जा, यूएस एम्बेसी में जाके काम कर। अब इंडियन गवर्नमेंट उसको रेम्यूनरेशन दे रही है, सैलरी दे रही है। तो क्या इंडियन गवर्नमेंट उसको जो सैलरी दे रही है, क्या वो इंडिया में टैक्सेबल है, क्या वो इंडिया में डीम टू अक्रूराइज होगा। साथ साथ में इंडियन गवर्नमेंट उसको परक्यूजिट्स और टैक्सेबल परक्यूजिट्स और अलावेंसेस भी दे रही है, तो क्या वो अलावेंसेस टैक्सेबल होगा। दोनों के बारे में स्पेसिफिकली तुम्हारे बुक के अंदर प्रोविजंस लिखे हुए हैं कि 913 के हिसाब से, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 के हिसाब से, अगर इंडियन गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को इंडिया के बाहर सर्विसेज देने के लिए कुछ सैलरी देती है, दैट इज डीम्ड टू अक्रूराइज इंडिया, दैट पे टैक्स लगेगा। लेकिन अगर उनको कुछ परक्यूजिट और अलावेंस देती है, वो एग्जेम्प्ट है। सेक्शन 10 क्लॉज 7 के अंदर चेक कर लो, जाकर नॉन रेसिडेंट का चैप्टर चेक करना, वहां पर ये आपको सब कुछ दिख जाएगा। नेक्स्ट वन इज ऑल्सो वेरी 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 इंटेलिजेंट क्वेश्चन विच टॉक्स अबाउट व्हाट, बहुत ध्यान से सुनना, रीजनिंग मैंने लिखा हूं सबकी, डोंट वरी। मिस्टर राजेश इंडिया का एक रेजिडेंट है, एक कंपनी में काम करता है, ठीक है। वो सैलरी इनकम के साथ साथ एफडी से कुछ इंटरेस्ट कमाता है। बहुत गौर से कान खोल के सुन लेना, उसकी सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ सैलरी और एफडी से इंटरेस्ट। सर बिजनेस एंड प्रोफेशन करता है, नहीं करता है। अब उसने ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के लिए एक कंपनी को पेमेंट किया, तो क्या उस पे इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा। देखो 165 2016 वाले पे नहीं लगेगा, वो वाला इक्वलाइजेशन नहीं लगेगा जो 6% वाला है। क्यों, क्योंकि वो इक्वलाइजेशन लेवी सिर्फ तब लगता है जब आप बिजनेस या प्रोफेशन के लिए पेमेंट करते हो तो ही। अगर आप बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए पेमेंट नहीं करते हो तो 2016 वाला इक्वलाइजेशन लेवी इज नॉट एप्लीकेबल। और मिस्टर राजेश बिजनेस एंड प्रोफेशन में इन्वॉल्व नहीं है, वो सिर्फ सैलरी की नौकरी करता है, सैलरी इनकम कमाता है और या तो एफडी से इंटरेस्ट कमाता है, तो उसके लिए 2016 वाला इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज ही इज नॉट एंगेज इन बिजनेस एंड प्रोफेशन। क्या 2020 वाला जो 2% वाला इक्वलाइजेशन लेवी है वो उस पर लग सकता है, वो भी नहीं लग सकता है, क्योंकि वहां पर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामने वाले का टर्नओवर होना चाहिए। अब सामने वाले का टर्नओवर, जो कंपनी है ना जो अपने को ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की सर्विस दे रही है, उसका टर्नओवर सिर्फ 1.8 करोड़ है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, चेक कर लो। तो इक्वलाइजेशन लेवी दोनों केस में नहीं लगने वाला है, इट इज एज सिंपल एज दिस, ठीक है। एंड आई एम डिस्कसिंग वन लास्ट थिंग फॉर टुडेज सेशन। इसी तरीके से मैं बहुत सारे सेशंस में सारे एमसीक्यू कवर अप कर लूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। करे लास्ट वाला, बहुत मस्त है। एक बंदा है मिस्टर ए, 59 ईयर की एज है, उसने 9 लाख रुपया कमाया वो लॉटरी से। और दूसरे बंदे ने 50 साल की एज है, उसने 8 लाख रुपया कमाया लॉटरी से। अब लॉटरी से अगर आप पैसा कमाओगे तो आपको टीडीएस कटेगा, यस कटेगा। कितना परसेंट, 30%। दोनों का टीडीएस कटा, यस दोनों का टीडीएस भी कट चुका है, 30% टीडीएस सामने वाले ने काट लिया, ठीक है। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या ये दोनों को एडवांस टैक्स भरना जरूरी है। देखो एडवांस टैक्स की लायबिलिटी कब आती है पता है, अगर आप
की टैक्स लायबिलिटी जो आपको पे करना है, अगर वो 10,000 रुपए से ज्यादा पे करना है तो एडवांस टैक्स भरना जरूरी है। अगर आपको अपने जेब से 10,000 रुपए से ज्यादा पे करना है तो आपको एडवांस टैक्स भरना जरूरी है। तो अब देखना पड़ेगा इन लोगों का जो टीडीएस कटा है 194B के अंदर, वो सेस इंक्लूड करके नहीं कटता है, वो विदाउट सेस कटता है। सेस बंदे को खुद से भरना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर आप केबीसी में जाके 5 करोड़ रुपए जीतोगे ना, तो अमित जी आपका 1.5 करोड़ काट लेंगे, ठीक है। बाकी 3.5 करोड़ में से आपको सेस भरना पड़ेगा 4% और सरचार्ज भी भरना पड़ेगा, क्योंकि 5 करोड़ कमाने वाला तो सरचार्ज भी भरेगा ना। देयरफॉर यू हैव टू कीप इन माइंड, यहां पर जो डिडक्टेड है वो सिर्फ टीडीएस काटने वाला है, फ्लैट रेट, क्योंकि रेजिडेंट्स को पे कर रहा है, रेजिडेंट्स को सिर्फ फ्लैट रेट ही काटा जाता है, लेकिन नॉन रेजिडेंट्स को पे करोगे तो टीडीएस के अंदर आपका सरचार्ज और सेस भी इंक्लूड करना होता है, लेकिन यहां पर तो आप रेजिडेंट को पे कर रहे हो। देयरफॉर अब आप क्या करोगे, ठीक है, गौर से सुनना। मिस्टर ए की टोटल इनकम 9 लाख, मिस्टर बी की टोटल इनकम 8 लाख। टैक्स कितना आएगा? 31.2% के हिसाब से इतना आएगा, 31.2% के हिसाब से इतना आएगा। कंपनी तो सिर्फ 30% ही काटेगी ना, तो कंपनी ने 30% के हिसाब से 2,70,000 2,40,000 काटी, इसका 30%, इसका 30%, फ्लैट रेट। अब उसके बावजूद मिस्टर ए को 10,800 भरना है और मिस्टर बी को 9,600। क्या अमाउंट्स लिया आईसीआई ने, देखो ना। अब क्योंकि मिस्टर ए को 10,000 से ज्यादा का टैक्स भरना है, इसको एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा, और मिस्टर बी को 10,000 से कम भरना है, इसके ऊपर एडवांस टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। आई होप एवरीवन इज क्लियर हाउ दिस आंसर इज अराइव्ड. So this is the discussion of the first 40 MCQs from the latest ICAI MCQ digest. I request you all to go through all of them only through ICAI MCQs. बहुत बार इसमें से क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस है इसमें, बहुत ही ब्यूटीफुली छोटे छोटे प्रोविजंस को कवर करने की कोशिश किया है। इसी तरीके से मैं हर हफ्ते एक वीडियो लाऊंगा, मैं रोज तो नहीं लाऊंगा, हर हफ्ते एक वीडियो लाऊंगा आप लोगों के लिए, और 5-6 हफ्तों में हम लोग पूरा का पूरा डिस्कशन खत्म कर देंगे, ठीक है। सो आई होप यू ऑल हैव लाइक्ड इट। इफ यू हैव लाइक्ड इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, उनको बताओ देखो यहाँ पर पूरा आईसीआई का एमसीक्यू डाइजेस्ट भी ऑनलाइन डिस्कस हो रहा है। उसके बाद में अपने यूट्यूब चैनल पे जब सब खत्म हो जाएगा तो मैं उसका प्लेलिस्ट बना दूंगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मैं डालूंगा एमसीक्यू 1 का डिस्कशन कभी शुरू हो रहा है, 2 का कभी, 3 का शुरू भी, 4 का कभी। पहले 1-2 दिन में शायद आपको ना दिखे, अगले 1-2 दिन जब वीडियो अपलोड होगा उसके 1-2 दिन बाद देखोगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, ठीक है। ताकि आपको कोई पर्टिकुलर एमसीक्यू में दिक्कत आ रही है, डायरेक्ट वो खोलो और देख लो, पूरा का पूरा आपको देखने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहो बेटा अपनी तरफ से। मेरी तरफ से सिलेबस तो खत्म हो चुका है, ठीक है, लेकिन मेरी तरफ से बैक एंड पे लास्ट मोमेंट तक मुझसे जो भी होता है वो मैं आप लोगों के लिए करता रहूंगा। जैसे मैंने आप लोगों के लिए रिवीजन वीडियोस डाले, शायद वो आपको मदद कर रहे होंगे। मैंने आपके लिए केस लॉस के लेक्चर डाले, शायद वो भी आपको मदद कर रहे होंगे। शायद मैंने ये अभी डालना शुरू किया, शायद ये आपको मदद कर रहा होगा। उसी तरीके से और मैं अभी टाइम लिमिट पे पूरा का पूरा लेक्चर डालूंगा। इनकम टैक्स में जितनी भी टाइम लिमिट है उस पर एक वीडियो, इनकम टैक्स में जितनी भी पेनाल्टीज है उनको कंपाइल करके एक वीडियो, इनकम टैक्स में आईएफएससी कहां कहां मेंशन्ड है 15-16 जगह, उसको कंपाइल करके एक वीडियो। मेरी तरफ से जो भी होगा मैं पूरी मेहनत करूंगा आप लोगों के लिए, बट द एंड ऑफ द डे पढ़ाई आपको करना है, ठीक है। आप अपनी मेहनत से पास होंगे, आप अपनी मेहनत से रैंक लाओगे। मुझे आपके पास होने का क्रेडिट नहीं चाहिए, मुझे आपके रैंक लाने का क्रेडिट नहीं चाहिए। तो जो भी होगा वो आप अपनी मेहनत से होंगे बेटा, ठीक है। तो आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी होगी, ये चीज दिमाग में रखो, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, ध्यान रखो सब लोग अपना, एंड बाय, टेक केयर। बड़ा मजा है मुझे पढ़ाकर आज।